यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। अध्याय 191 अंतरिक्ष के नियमों को समझना। सुधार करते रहो। आकाश को चीरने वाले बार ड्रैगन के विधि क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद देवांश ने ऊर्जा औषधि की 3 और नलियां निकाली। ये ऊर्जावर्धक औषधियां ठीक वही थी जो उसने पहले खरीदी थी, जो विधि क्षेत्र के प्रारंभिक स्तर के साधक को सीधे विधि क्षेत्र के शिखर तक पहुंचाने में सक्षम थी। इस प्रकार निरंतर सुधार के साथ अंततः देवांश की आंखों के सामने 20 मीटर लंबा बाढ़ का अजगर प्रकट हुआ। उसका पूरा शरीर सुनहरा था, उसकी खाल, 3 सुनहरे पंजे और उसका कुंडलित शरीर भी आसपास के शून्य में कंपन पैदा कर रहा था। विधि क्षेत्र शिखर। नवनिर्मित वॉर्ड इन्फर्नो फ्लड ड्रैगन क्लोन थोड़े ही समय में लॉरियन पीक स्तर तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर देवांश ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके सामने एक सफेद प्रकाश का गोला प्रकट हो गया। प्रकाश के क्षेत्र में अपनी चेतना का प्रवेश करते हुए वह एक शक्तिशाली साधक की आकृति को लगातार बदलते हुए देख सकता था। 1 आंकड़ा, 2 आंकड़े, 3 आंकड़े। उसका शरीर लगातार कई गुना बढ़ता गया। पहली आकृति से लेकर अंत तक पूरा स्थान इस शक्तिशाली साधक की प्रेत छवियों से भर गया था। देवांश आकाश विखंडित बार ड्रैगन के लिए, जो स्वाभाविक रूप से 3 गहन अंतरिक्ष नियम सिद्धांतों में महारत हासिल करने में सक्षम है, प्रेत शरीर कला अंतरिक्ष नियम को समझने में सहायता करने के लिए सर्वोत्तम साधना तकनीक है। यह आपके लिए सबसे उपयुक्त है। इससे पहले सोल इंक की आवाज सुनाई दी और उसने कहा। देवांश के लिए वह एक इंसान था, चाहे वह थंडरस्टार बीस्ट क्लोन हो या स्काई स्प्लिटिंग फ्लड ड्रैगन, वे दोनों क्लोन थे और दोनों देवांश की सेवा करते थे। मनुष्य और इन विशालकाय जीवों की शारीरिक संरचना भिन्न है, इसलिए उपयुक्त साधना तकनीकें भी निश्चित रूप से अलग हैं। उदाहरण के लिए, मनुष्य अपनी भुजाओं का उपयोग गुप्त पैटर्न वाले दिव्य हथियारों जैसे चाकू और तलवार चलाने के लिए करते हैं, जबकि आकाश को चीरने वाले बार ड्रैगन के लिए सबसे उपयुक्त हमले उसके पंजे और पूंछ हैं। उनकी साधना तकनीकों में मूलभूत अंतर है। मनुष्य पूंछ से हमले करने की तकनीक विकसित नहीं कर सकते, इसलिए वॉइड इन्फर्नो फ्लड ड्रैगन क्लोन के लिए अंतरिक्ष विशेषता वाली साधना तकनीकें पूरी तरह से उपयुक्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसी तकनीकें देवांश के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हालांकि फैंटम बॉडी आर्ट स्काई स्प्लिटिंग फ्लड ड्रैगन और देवांश दोनों पर पूरी तरह से लागू होती है। मुझे पता है, देवांश ने सिर हिलाया। अंतरिक्ष नियम के तहत प्रेत शरीर कला अनेक प्रेतों का निर्माण कर सकती है। अंतरिक्ष नियम की जितनी अधिक समझ होगी उतने ही अधिक प्रेत प्रकट होंगे। 1 प्रेत प्रथम रूप है, 10 प्रेत द्वितीय रूप है और 100 प्रेत तृतीय रूप है। ये देवांश द्वारा विकसित किए जा रहे 6 होमनी स्पीयर से भी मेल खाता है। 10 प्रेत 6 होमनी स्पीयर के दूसरे रूप से मेल खाते हैं। यदि इस पर महारत हासिल कर ली जाए तो मायरीड लॉन्गेविटी दायरे के प्रारंभिक स्तर को तुरंत मारना कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा 6 होमनी स्पीयर कुल 6 नियमों को समाहित कर सकता है। इन 6 नियमों में कोई पदानुक्रम नहीं है। पहले थंडर लॉ की विस्फोट तीव्रता सबसे प्रबल थी, इसलिए 6 होमनी स्पीयर थंडर लॉ की विस्फोट तीव्रता पर केंद्रित था। यदि भविष्य में किसी अंतरिक्ष नियम की तीव्रता समझ में विस्फोट तीव्रता से अधिक हो जाती है, तो 6 होमनी स्पीयर उस अंतरिक्ष नियम की तीव्रता पर केंद्रित होगा। इसलिए देवांश को अपनी साधना तकनीक बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल एक सहायक साधना तकनीक फैंटम बॉडी आर्ट को जोड़ने की आवश्यकता है। जब विश्वलोक के शिखर पर पहुंचे एक शक्तिशाली साधक द्वारा 6 होमनीड स्पीयर का उपयोग किया जाता है, तो यह अपनी चरम अवस्था में 6 नियमों की गहनता को पूरी तरह से एकीकृत कर लेता है और इसकी शक्ति दिव्य लोक की शक्ति से भी अधिक हो सकती है। अब शून्य नरक बार ड्रैगन क्लोन को प्रेत शरीर कला को समझने दो। देवांश ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। आकाश को चीरने वाले बाढ़ के अजगर ने अपनी आंखों में उत्साह और बेचैनी लिए हुए सफेद प्रकाश के गोले को पकड़ लिया और उसकी चेतना उसमें विलीन होने लगी। बूम! जैसे ही उसने खेती की तकनीक का अवलोकन किया, आकाश विखंडन बार ड्रैगन ने महसूस किया कि अंतरिक्ष नियम के प्रति उसकी समझ तेजी से बढ़ रही है। समझने की इतनी तेज गति! देवांश को भी आश्चर्य हुआ। पहले उन्हें अंतरिक्ष नियमों की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन अब उनके मन में अंतरिक्ष नियमों की समझ अचानक बहुत बढ़ गई थी और यह समझ लगातार गहरी होती जा रही थी। देवांश के विचार में ये समझने की गति थंडर लॉ की गति से भी कहीं अधिक तेज थी। इससे पहले जब उसके थंडर स्टार बीस्ट क्लोन की कल्पना की गई थी, तो थंडर लॉ को लॉ दायरे में प्रवेश करने में उसे 20 दिनों से अधिक का समय लगा था।
और अब उससे ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष कानून की उसकी समझ उसे विधि क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम बनाने के लिए शायद 10 दिनों से अधिक समय नहीं लगेगा। अब से वर्ल्ड इन्फर्नो फ्लड ड्रैगन क्लोन साधना के लिए गहरे समुद्र में ही रहेगा। देवांश ने तुरंत व्यवस्था कर ली। पृथ्वी के चारों ओर के ग्रह जैसे मंगल ग्रह सभी खनन कार्य में लगे हुए हैं। वर्ल्ड इन्फर्नो फ्लड ड्रैगन क्लोन वहां नहीं रह सकता। अगर इसका पता चल जाए तो आकाश को चीरने वाले बार ड्रैगन के ताजे खून की एक बूंद भी विश्व स्तर के शक्तिशाली साधक के दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी होगी। बेशक फिलहाल देवांश का वर्ल्ड इन्फर्नो फ्लड ड्रैगन क्लोन केवल लौ दायरे में है, बेहद कमजोर है और इसका रक्त बहुत से लोगों को आकर्षित नहीं करेगा। हालांकि एक बेहद कमजोर स्काई स्प्लिटिंग फ्लड ड्रैगन अनगिनत लोगों को पागल कर देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आकाश को चीरने वाला बाढ़ का अजगर पृथ्वी के महासागरों की गहराई में ही सबसे सुरक्षित रहता है। यहाँ के मामलों को निपटाने के बाद देवांश एक बार फिर आभासी दुनिया के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसकी आकृति आगे बढ़ी और वह असंख्य दीर्घायुता स्तर पर आभासी विरोधियों से लड़ता रहा, लेकिन वह ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाया और अचानक रुक गया। मेरी चलने फिरने की तकनीक में अचानक इतना सुधार क्यों हो गया है? थोड़े ही समय में युद्ध क्षेत्र में दोबारा प्रवेश करने के बाद उनकी गतिविधि की तकनीक में स्पष्ट रूप से काफी सुधार हो गया था। थोड़ा असमंजस महसूस करते हुए देवांश ने सोल इंक से पूछा। सोल इंक ने समझाया, देवांश, तथाकथित गति तकनीक वास्तव में अंतरिक्ष नियम से निकटता से संबंधित है। गति तकनीक में सबसे कुशल व्यक्ति निश्चित रूप से वही होता है जिसे अंतरिक्ष नियम की सबसे अच्छी समझ होती है। ये सुनकर देवांश की आंखें चमक उठीं। इसका मतलब है कि 6 होमिनिड स्पीयर के दूसरे रूप में महारत हासिल करने में लगने वाला समय काफी कम हो सकता है। अंतरिक्ष नियम की महान गहराइयों में से एक तात्कालिक गति है, जो निश्चित रूप से गति तकनीक का उच्चतम स्तर है, इसलिए अंतरिक्ष नियम और गति तकनीक में निपुण होना बहुत सामान्य बात है। देवांश को इसकी बहुत उम्मीद थी। 6 होमिनिड स्पीयर के लिए प्रत्येक फॉर्म की कठिनाई दर्जनों गुना बढ़ जाती है। इससे पहले देवांश ने 6 होमिनिड स्पीयर के पहले फॉर्म पर 4 महीने बिताए थे। देवांश के अनुमान के अनुसार उसके लिए कई वर्षों के बिना 6 होमिनिड स्पीयर के दूसरे रूप में महारत हासिल करना असंभव होगा। लेकिन अब वर्ल्ड इन्फर्नो फ्लड ड्रैगन क्लोन की कल्पना के साथ उसका स्पेस लॉ तेजी से प्रगति करेगा और 6 होमिनिड स्पीयर के दूसरे रूप में महारत हासिल करने का समय काफी कम हो जाएगा। और 6 होमिनिड स्पीयर का मूवमेंट टेक्निक वाला हिस्सा सबसे कठिन है और स्पेस लॉ का मूवमेंट टेक्निक पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस समय को और भी काफी कम किया जा सकता है। ... इसके बाद देवांश ने खुद को पूरी तरह से साधना में लीन कर लिया, जबकि भव्य होली साम्राज्य की प्रतिभा चयन प्रक्रिया अभी भी जारी थी। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। उस अतुलनीय भव्य महल के ऊपर एक अतुलनीय रूप से विशाल चेहरा नीचे स्थित कई दिव्य लोकों पर नजर रखता था। शाश्वत दिव्य क्षेत्र के शक्तिशाली साधक भी इस चेहरे के सामने अपना सिर झुकाकर अत्यधिक सम्मान प्रकट कर सकते थे। सम्राट को सूचित करते हुए, हमारे पवित्र साम्राज्य के अंतर्गत 1 लाख से अधिक दिव्य क्षेत्र बलों और 1 करोड़ से अधिक तारा प्रणालियों में से प्रतिभाओं का चयन संपन्न हो चुका है। चयनित 1 लाख प्रतिभाएं प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश कर चुकी हैं। नीचे स्थित एक दिव्य लोक ने ऊपर की ओर देखा और आदरपूर्वक उत्तर दिया। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनके सामने मौजूद विशाल चेहरा यांग युआन तारा क्षेत्र का एकमात्र शासक था, जो दिव्य क्षेत्र से ऊपर एक भयावह अस्तित्व था, यांग युआन सम्राट। हाँ, यांग युआन सम्राट ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, आप वापस जा सकते हैं। हाँ, सभी दिव्य लोक ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, फिर सभी चले गए। वह विशाल चेहरा गायब नहीं हुआ बल्कि थोड़ा सोच विचार कर रहा था। मेरे यांग्युआन तारा क्षेत्र में स्थित करोड़ों तारा प्रणालियों के सभी प्रतिभाशाली लोग अब मेरे अधीन हैं। अब कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होनी चाहिए, है ना? जैसे ही शब्द कहे गए, शून्य में मौजूद विशाल चेहरा भी तेजी से गायब हो गया, मानो वह कभी प्रकट ही न हुआ हो। अध्याय 192 1 वर्ष। समय तेजी से बीत गया। जब से उसके वर्ल्ड इन्फर्नो फ्लड ड्रैगन क्लोन का पालन पोषण हुआ था, देवांश पृथ्वी पर ही रुका रहा और फिर कभी वापस नहीं गया। उसके थंडर स्टार बीस्ट क्लोन को थंडर लॉ की समझ थी, उसके वर्ल्ड इन्फर्नो फ्लड ड्रैगन क्लोन को स्पेस लॉ की समझ थी, और उसका मुख्य शरीर वर्चुअल वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स अकादमी में 6 होमिनिड स्पीयर का अभ्यास कर रहा था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। ... आभासी दुनिया के एक हिस्से में आरुष आभासी युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, किमोरा उसके सामने प्रकट हो गई। पृथ्वी कैसी है?
आरुष ने किमोरा की ओर देखा और अपने द्वारा अभ्यास किए गए दावों को परखने के लिए अपनी युद्ध तलवार लहराई। वह पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं पर बहुत कम ध्यान देता था, ये तो बस एक शून्य ग्रह था और वह इस पर लगातार नजर नहीं रख सकता था। इसलिए किमोरा समय समय पर पृथ्वी की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए उसके पास आती थी। किमोरा ने आदरपूर्वक कहा, युवा स्वामी आरुष, पृथ्वी पर कुछ भी विशेष नहीं हुआ है। जियाओ क्रिस्टल पत्थर की खान का दोहन हो रहा है और पृथ्वी धीरे धीरे विकसित हो रही है। देवांश का क्या हुआ? आरुष ने पूछा। वह हमेशा से देवांश के प्रति हत्या की भावना रखता था, उसे जान से मारना चाहता था। हालांकि देवांश पहले कभी उपस्थित नहीं हुआ था। देवांश को पृथ्वी पर ही रहना चाहिए था, किमोरा ने जवाब दिया। क्या तुम पृथ्वी पर ही रहोगे? आरुष ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वह पृथ्वी छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। पूछने के बाद उसे पृथ्वी के मामलों की कोई परवाह नहीं रही। जियाओ क्रिस्टल पत्थर की खान होने के बावजूद भी पृथ्वी अधिक से अधिक कायलिंग क्षेत्र शिखर पर कुछ ही साधकों का उत्पादन कर पाएगी, और इस क्षेत्र के साधक उसके लिए उल्लेख करने लायक भी नहीं थे। उसे बस पृथ्वी की 20 साल की नहीं, बल्कि 10 साल से ज्यादा की नए लोगों के लिए बनी सुरक्षा अवधि के बीतने का इंतजार करना था। उस समय वह पृथ्वी से पूरी तरह निपट सकेगा। देवांश छिपा या नहीं, अब उस पर इसका कोई असर नहीं था। किमोरा को विदा करने के लिए लापरवाही से हाथ हिलाते हुए युवा स्वामी आरुष ने अचानक अपने हाथ में बंधी कलाई पट्टी पर नजर डाली। परिवार का मुखिया मुझे ढूंढ रहा है। उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक रही थी। राठौर परिवार के इकलौते दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ, पूरे राठौर परिवार के स्तंभ और आधार। सामान्यतः उनके परिवार के मुखिया शायद ही कभी दिखाई देते थे। हालांकि वे राठौर परिवार के सबसे प्रतिभाशाली सदस्य थे, फिर भी वे युआन लैन से मिलने के योग्य नहीं थे। वे केवल युआन लैन के बुलावे का इंतजार कर सकते थे। आरुष ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत चला गया। रास्ते में उन्हें एक और जानकारी मिली और उनकी आंखों में सदमे का एक संकेत दिखाई दिया। महज 1 मिनट में आरुष एक जगह पहुंच गया। यह एक विशाल महल था जिसके सामने कुछ लोग पहरा दे रहे थे। इन लोगों के चेहरे आरुष के चेहरे से मिलते जुलते थे। ये सभी राठौर परिवार के सदस्य थे। उनके सामने स्थित महल में उनके राठौर परिवार का सबसे समृद्ध निवास स्थान था। अधिकांश आकाशगंगाओं में दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं थे, ठीक उसी तरह जैसे आकाशगंगा पर शासन करने वाले स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य में थे। पूरे स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य और उसके आसपास की 1000 आकाशगंगाओं में केवल एक ही दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ था। एक स्टार लॉर्ड एक ही हमले में किसी ग्रह को नष्ट कर सकता था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। विश्वलोक के विशेषज्ञ और भी अधिक शक्तिशाली थे। प्रत्येक विश्व स्वामी ने कम से कम एक विधि की गहनता में महारत हासिल कर ली थी। टेलीपोर्टेशन, शून्य को जमाना और अन्य कई विधि गहनताएं जब सक्रिय की जाती थीं तो अत्यंत शक्तिशाली होती थीं। उनका जीवन काल लाखों वर्षों तक भी पहुंच सकता था। हालांकि चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, विश्व क्षेत्र के विशेषज्ञ भी बूढ़े हो जाते हैं। केवल दिव्य लोक के विशेषज्ञ ही अमर जीवन जी सकते थे, समय का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। महल में प्रवेश करते ही आरुष की आंखों में एक तरह की लालसा झलक रही थी। अपने कुल मुखिया की तरह दिव्य लोक का विशेषज्ञ बनना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। महल में प्रवेश करते ही आरुष ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को खड़े देखा। वह व्यक्ति अपने सामने लगी स्क्रीन को देख रहा था। परिवार का मुखिया। उस व्यक्ति को देखते हुए आरुष ने अत्यंत आदर के साथ बात की। संपूर्ण राठौर परिवार की स्थापना उनसे पहले के एक अधेड़ व्यक्ति ने की थी और ये 10 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। केवल दिव्य लोक का विशेषज्ञ ही किसी परिवार को इतने लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है। युआन लैन ने आरुष की ओर मुड़कर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, आरुष, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? आरुष ने सिर हिलाकर कहा, कुलपति, मुझे रास्ते में होली साम्राज्य से संदेश मिल गया है। क्या मानव शाश्वत मंदिर प्रतिभाशाली लोगों का चयन करने जा रहा है? हाँ, युआन लैन ने सिर हिलाया। जब उसने इस नाम का जिक्र किया तो उसकी आंखों में अपार श्रद्धा झलक रही थी। मानव शाश्वत मंदिर और आदिम अराजकता मार्शल संत जगत हमारी मानव जाति के 2 महान पवित्र हॉल हैं जो सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं। इनकी स्थापना मानव विकास के प्रारंभिक चरणों में हुई थी और तब से लेकर अब तक इनका विकास जारी है। प्रत्येक जाति की अपनी सर्वोच्च शक्ति होती है। पवित्र साम्राज्य के संस्थापक सम्राट यांग युआन, जो दिव्य क्षेत्र से ऊपर हैं, उन्हें अधिक से अधिक मानव क्षेत्र के एक हिस्से का शासक कहा जा सकता है। और संपूर्ण मानव क्षेत्र पर 2 महान मानवीय शक्तियों का शासन है।
मानव शाश्वत मंदिर, आदिम अराजकता, मार्शल संत जगत। वहीं पर वास्तविक शक्ति के स्रोत बादलों की तरह एकत्रित होते हैं। दो महान मानव पवित्र हॉलों के नाम ब्रह्मांड में अरबों जातियों को विस्मित करते हैं। अनगिनत परग्रही जातियां इन दो महान मानव पवित्र हॉलों से दबी हुई हैं और उनके समक्ष आत्मसमर्पण करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। युआन लैन की बातें सुनकर आरुष की आंखों में भी अपार श्रद्धा के साथ साथ थोड़ी सी लालसा भी झलक रही थी। मानव जाति की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक, ह्यूमन इटर्नल टेम्पल, वह ताकत थी जिसमें वह सबसे ज्यादा शामिल होना चाहता था। हालांकि भले ही वह अब विधि क्षेत्र में मध्य चरण के असंख्य दीर्घायु क्षेत्र का मुकाबला कर सके और प्रारंभिक चरण के असंख्य दीर्घायु क्षेत्र को आसानी से मार सके, फिर भी ऐसी क्षमता मानव शाश्वत मंदिर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। युआन लैन ने आरुष की ओर देखकर कहा, आभासी दुनिया से बाहर निकलने के बाद सीधे मेरे पास आना। प्रतियोगिता शुरू होने तक मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। आरुष राठौर परिवार का सबसे प्रतिभाशाली सदस्य था और एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसमें मानव शाश्वत मंदिर द्वारा समाहित होने की क्षमता थी। राठौर परिवार द्वारा पाले पोसे गए अन्य प्रतिभाशाली लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए युआन लैन ने किसी और की परवाह नहीं की और केवल आरुष का मार्गदर्शन करने की तैयारी की। युआन लैन की बात सुनकर आरुष की आंखों में तुरंत उत्साह झलकने लगा और उसने जल्दी से कहा, धन्यवाद परिवार के मुखिया। इससे पहले भी उन्हें युआन लैन से मार्गदर्शन मिला था, लेकिन हर बार उसकी अवधि लंबी नहीं थी। मानव शाश्वत मंदिर, आरुष की आंखों में थोड़ी सी लालसा झलक रही थी। मुझे अवश्य शामिल होना चाहिए। ... यह एक विशाल लहरदार पर्वत श्रृंखला थी और इसके भीतर स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य का संस्थापक रहता था। इस समय लुंज ने अपने पूर्वज गोल्डन मून को सदमे से भरी आंखों से देखा। पूर्वज, आपने कहा था कि मानव शाश्वत मंदिर भी प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करने जा रहा है। अपने सदमे के बीच लुंज की आंखों में खुशी भी झलक रही थी। इससे पहले जब होली साम्राज्य ने प्रतिभाशाली लोगों का चयन किया था, तब लुंज भी उन 1 लाख प्रतिभाशाली लोगों में शामिल था। हालांकि उसकी रैंकिंग कम थी, फिर भी इससे उसकी जबरदस्त प्रतिभा का पता चलता है। मानव शाश्वत मंदिर के प्रतिभा चयन नियमों के अनुसार, विशेष रूप से दिव्य मार्ग के अनुसार, जिसने अनगिनत विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों को पागल कर दिया था, कोई कारण नहीं था कि वह बाद में बराबरी न कर सके। लुंस, अगले 10 दिनों तक मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, गोल्डन मून ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा। 10 दिनों तक जिस पर्वत श्रृंखला में गोल्डन मून निवास करता था, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। उसने बिना किसी बाहरी बाधा के पूरी एकाग्रता से लुंस साधना की। अध्याय 193, वांशो क्षेत्र को पल भर में नष्ट करो। ली यान की ताकत। जुवान मो कमांडर, पुराने पूर्वज ने पर्वत को सील क्यों किया है? लुम्बा एक ग्रह पर पहुंचा। धुंधली, अस्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली विशाल पर्वत श्रृंखला को देखकर वह पूछे बिना नहीं रह सका। राजकुमार लुम्बा, मानव शाश्वत मंदिर प्रतिभावानों का चयन करने वाला है। पिछले कुछ दिनों से प्राचीन पूर्वज प्रतिभावानों के चयन की तिथि आने तक राजकुमार लुंस को व्यक्तिगत रूप से निर्देश दे रहे हैं। मानव शाश्वत मंदिर प्रतिभाओं का चयन कर रहा है। ये सुनकर लुम्बा की आंखों में तुरंत हैरानी के भाव दिखाई दिए, लेकिन बाद वाला हिस्सा सुनकर उनके चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया। उनके स्वर्णिम चंद्रमा साम्राज्य के देवता ने वास्तव में लुंस को व्यक्तिगत रूप से निर्देश देने के लिए पर्वत को सील कर दिया था। परिणाम चाहे जो भी हो, इससे स्पष्ट रूप से एक मजबूत संकेत मिला। भविष्य में गोल्डन मून साम्राज्य का उत्तराधिकार उसके छोटे भाई लुंस को मिलेगा। ये स्पष्ट रूप से वह खबर थी जिसे लुम्बा बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। लुम्बा इस समय असंख्य दीर्घायु क्षेत्र में था, लेकिन उसने अब तक अपने प्राचीन पूर्वज गोल्डन मून को केवल कुछ ही बार देखा था। उदास मन से लुम्बा ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए कहा, पुराने पूर्वज के मार्गदर्शन से इस बार लुंस निश्चित रूप से मानव शाश्वत मंदिर में समाहित हो जाएगा। चूंकि पूर्वज स्वयं मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। उसने धुंधली सी दिखाई देने वाली विशाल पर्वत श्रृंखला पर एक नजर डाली। हालांकि उसके मन में थोड़ी सी अनिच्छा थी, फिर भी वह तुरंत मुड़ा और चला गया। ... आभासी दुनिया में देवांश की आकृति लगातार गतिमान थी। इस आभासी दायरे के भीतर वास्तव में 20 आकृतियां थीं। इन आंकड़ों से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव बेहद भयावह थे। ये उतार चढ़ाव असंख्य दीर्घायुता क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे। ये सभी मायरीड लॉन्गेविटी रियल्म के शुरुआती चरण में आभासी लोग थे। उसके सामने का आभासी अंतरिक्ष स्वाभाविक रूप से नरक मोड में था।
पहले तो देवांश हेल मोड में एक भी आभासी व्यक्ति को हरा नहीं पाता था, लेकिन अब वह लगातार 20 आभासी लोगों से लड़ रहा था। वूश वूश वूश। देवांश का शरीर लगातार गतिमान था, यहां तक कि प्रेत जैसे लकीरें भी उत्पन्न कर रहा था। उसके हाथ में मौजूद लंबा भाला लहरा रहा था, जिस पर वज्र शक्ति के उतार चढ़ाव की लकीरें चमक रही थीं। इस समय देवांश की गति एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके सामने मौजूद इन आभासी लोगों की ताकत बहुत अधिक थी। भले ही देवांश किसी भी आभासी व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उन 20 आभासी व्यक्तियों के संयुक्त प्रभाव से भी देवांश प्रतिरोध नहीं कर सका और उसकी आभा में उतार चढ़ाव लगातार कम होता जा रहा था। हालांकि इस समय देवांश की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगीं। और तेज और भी तेज। इस समय उसके हाथ में मौजूद लंबा भाला प्रेतों की लकीरें उत्पन्न करता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिस पर थंडर लॉ और स्पेस लॉ लगातार उतार चढ़ाव कर रहे थे। देवांश की आभा में होने वाले उतार चढ़ाव धीरे धीरे कमजोर होते गए, ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही सेकंड में उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि इन अंतिम कुछ सेकंडों में देवांश के उतार चढ़ाव अचानक बहुत बढ़ गए और उसकी पूरी गति भी अचानक बढ़ गई, जिससे उसने अविश्वसनीय कुशलता से असंख्य दीर्घायुता क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के आभासी लोगों के संयुक्त हमलों से खुद को बचाया। चीख। उसी समय उसके हाथ में मौजूद लंबा भाला सीधे एक आभासी व्यक्ति के शरीर पर जा लगा। इस समय असंख्य दीर्घायुता स्तर के इस आभासी व्यक्ति में प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और वह आसानी से मारा गया। हाँ, हो गया। इस समय देवांश की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। 6 होमनी स्पीयर सेकंड फॉर्म। 1 वर्ष में देवांश ने लगातार आभासी युद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण लिया और इस समय उसने अंततः 6 होमनी स्पीयर सेकंड फॉर्म में महारत हासिल कर ली है। 6 होमनी स्पीयर एक अत्यंत शक्तिशाली साधना तकनीक है। इसके प्रथम रूप में महारत हासिल करने से व्यक्ति विधि जगत में अजेय हो जाता है। द्वितीय रूप में महारत हासिल करने से मायरीड लॉन्गेविटी दायरे के शुरुआती चरण के साधकों को आसानी से मारा जा सकता है। तृतीय रूप में महारत हासिल करने से व्यक्ति असंख्य दीर्घायुता के क्षेत्र में भी अजेय बन सकता है। प्रत्येक फॉर्म की कठिनाई तेजी से बढ़ती जाती है। द्वितीय रूप में महारत हासिल करने की कठिनाई प्रथम रूप की तुलना में कम से कम दर्जनों गुना अधिक है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने प्रथम रूप में महारत हासिल करने में केवल 1 वर्ष का समय लिया, तो दूसरे रूप में महारत हासिल करने में कम से कम कई दशक लगेंगे। जहां तक तीसरे फॉर्म की बात है, तो कठिनाई फिर से बहुत बढ़ जाती है और इसमें कई सदियां लग जाएंगी। देवांश को पहले 6 होमनी स्पीयर फर्स्ट फॉर्म में महारत हासिल करने में 4 महीने लगे थे। इसकी कठिनाई के अनुसार सेकंड फॉर्म में महारत हासिल करने में कई साल लगने चाहिए थे। हालांकि देवांश के वॉर्ड इन्फर्नो फ्लड ड्रैगन क्लोन का पालन पोषण किया गया। जीवन का ये स्तर स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष नियम के 3 गहन सत्यों को ग्रहण करता है। इसके अलावा स्पेस लॉ का 6 होमनी स्पीयर मूवमेंट तकनीक में महारत हासिल करने पर गुणक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देवांश का थंडर स्टार बीस्ट क्लोन भी तेजी से प्रगति कर रहा था। इन दोनों का संयोजन, साथ ही देवांश के मुख्य शरीर द्वारा लगातार दोनों क्लोनों की विधि संबंधी समझ को अवशोषित करना और साथ ही अत्यधिक कठोरता से किया गया परीक्षण, रहस्यमय छोटी तलवार से प्राप्त आत्मा अध्याय की साधना तकनीक के साथ मिलकर इसने देवांश की आत्मा को विधि क्षेत्र के शीर्ष स्तर पर पहुंचा दिया, जिससे उसे अद्भुत समझ प्राप्त हुई। कई विधियों के संयोजन से देवांश की प्रगति की गति अकल्पनीय थी। अब महज 1 साल में ही उन्होंने 6 होमनी स्पीयर सेकंड फॉर्म में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। ये सिर्फ 6 होमनी स्पीयर सेकंड फॉर्म ही नहीं है। देवांश की आभा में उतार चढ़ाव विशेष रूप से तीव्र नहीं थे, लेकिन इस समय असंख्य दीर्घायुता क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में 19 आभासी लोगों का सामना करते हुए उनके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। फैंटम बॉडी आर्ट। उसकी आकृति हिलने लगी। स्विश 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 स्विश। उसके चारों ओर प्रेत शरीरों की लकीरें सीधे प्रकट हुईं। उसके मुख्य शरीर सहित कुल 10 आकृतियां थीं। जैसे ही देवांश ने 6 होमनी स्पीयर सेकंड फॉर्म में पूरी तरह महारत हासिल कर ली, उसे लगा कि उसने फैंटम बॉडी आर्ट सेकंड फॉर्म में भी पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। अंतरिक्ष नियम की इस गति तकनीक में एक बार महारत हासिल कर लेने के बाद यहां तक कि असंख्य दीर्घायुता क्षेत्र के मध्य स्तर का साधक भी उसके सामने पूरी तरह से असहाय हो जाएगा, जिससे वह शांतिपूर्वक वहां से निकल जाएगा। चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं। 10 देवांशों ने एक साथ अपने हाथों में पकड़े लंबे भाले घुमाए। चीख।
भाले जैसी रोशनी की लकीरें निकली जो सीधे 10 मायरीड लॉन्गेविटी रियल्म के शुरुआती चरण के आभासी लोगों के शरीर को चीरती हुई निकल गईं। गुंजन। आगे बढ़ने वाले ये 10 आभासी लोग अभी देवांश के पास भी नहीं पहुंचे थे कि उनकी आभा का उतार चढ़ाव ज्वार की तरह बिखर गया और फिर उनकी आकृतियां अंतरिक्ष से गायब हो गईं। तत्काल मारा। अभी अभी देवांश असंख्य दीर्घायुता क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के दर्जनों आभासी लोगों का सामना कर रहा था। हालांकि उसकी ताकत किसी भी एक आभासी व्यक्ति से अधिक थी, लेकिन इन आभासी लोगों के संयुक्त रूप से भी वह उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और उसकी जीवन शक्ति लगातार कम होती जा रही थी। हालांकि जिस क्षण उसने 6 होमिनिड स्पीयर सेकंड फॉर्म में पूरी तरह महारत हासिल कर ली, उसकी ताकत में तुरंत गुणात्मक परिवर्तन आया और उसी क्षण वह कई गुना बढ़ गई। किसी भी साधना तकनीक में पुनर्तः निपुणता प्राप्त करने और पुनर्तः निपुणता प्राप्त न करने के बीच एक बहुत ही मूलभूत अंतर होता है। भले ही वह इसे पूरी तरह से महारत हासिल करने से बस एक बल बराबर दूर था, लेकिन पूर्व देवांश 20 मायरीड लॉन्गेविटी रियल्म के शुरुआती चरण के आभासी लोगों से निपटने में सक्षम नहीं था। लेकिन जैसे ही इस आखिरी कमी की पूरी तरह से भरपाई हो गई और द्वितीय रूप पर पूरी तरह से महारत हासिल हो गई, उसकी युद्ध शक्ति में सीधे तौर पर जबरदस्त उछाल आया। वूश वूश वूश। एक और हमले के साथ मायरीड लॉन्गेविटी रियल्म के शेष 9 प्रारंभिक चरण के आभासी लोग भी पल भर में मारे गए। युद्ध क्षेत्र में केवल देवांश चुपचाप खड़ा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हाँ, बहुत ही रोमांचक। 6 होमिनी स्पीयर का द्वितीय रूप और फैंटम बॉडी आर्ट का द्वितीय रूप दोनों में महारत हासिल कर ली है। मेरी वर्तमान युद्ध क्षमता राठौर परिवार के आरुष के बराबर है और शायद उससे भी कहीं अधिक है। आरुष की शक्ति भी असंख्य दीर्घायु क्षेत्र के मध्य चरण के बराबर थी। 1.5 साल पहले आरुष का सामना करते हुए देवांश की जान तुरंत जा सकती थी, लेकिन अब उसे जरा भी डर नहीं था। महज 1.5 साल में ही उसने पूरी तरह से बराबरी कर ली थी। अध्याय 194 देवताओं के मार्ग की सीढ़ियां। आरुष के बारे में सोचते ही देवांश की आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलकने लगी। तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर तुम पृथ्वी से निपटना चाहते हो आरुष, तो अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। उस समय देवांश केवल 20 वर्ष का था, विधि क्षेत्र में था, लेकिन उसमें असंख्य दीर्घायु क्षेत्र के मध्य चरण की शक्ति थी। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को होली साम्राज्य आसानी से आत्मसात कर सकता था। देवांश के पवित्र साम्राज्य में शामिल होने के बाद पृथ्वी को पवित्र साम्राज्य का शक्तिशाली संरक्षण प्राप्त होगा। उस समय आरुष पृथ्वी से दोबारा संपर्क करने का साहस नहीं करेगा। देवांश को कई ऐसी ताकतें भी मिल गईं जो राठौर परिवार से नहीं डरती थीं और उन्होंने सौर मंडल के सभी ग्रहों का पूरी तरह से सर्वेक्षण करके उस अज्ञात खजाने को खोज निकाला। ये कहा जा सकता है कि अब देवांश आखिरकार आराम कर सकता है। वूश। एक विचार के साथ देवांश की आकृति आभासी युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गई। ... दोबारा प्रकट होने पर देवांश ने खुद को लोट सिटी विला में पाया। देवांश को खड़े होते देख आरुषि समझ गई कि देवांश आभासी दुनिया से बाहर आ गया है और तुरंत खुशी खुशी उसके पास चली गई। आरुषि को देखकर देवांश को थोड़ी सी अपराध बोध हुई। 1 साल से अधिक समय से उसने अपना अधिकांश समय साधना में व्यतीत किया था, साधना का जुनून सवार हो गया था और आरुषि के साथ समय बिताने का उसे बहुत कम समय मिला था। हालांकि आरुषि ने उनका पूरा समर्थन किया और हमेशा चुपचाप उनके साथ रही। जब वह युद्ध करने के लिए आभासी दुनिया में प्रवेश करता था तो आरुषि उन औषधीय तरल पदार्थों पर शोध करती थी। मैंने 6 होमिनिड स्पीयर सेकंड स्टाइल में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। अब मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं आरुषि और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकता हूं, देवांश ने मन ही मन सोचा। आरुषि से बात करते हुए देवांश ने सोल इंक को 6 होमिनिड स्पीयर सेकंड स्टाइल में अपनी महारत के बारे में भी बताया। ओह, महारत हासिल कर ली। सोल इंक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, हम बुरा नहीं है। उसकी आंखों को देखकर स्पष्ट रूप से आश्चर्य झलक रहा था। इस बच्चे की प्रगति की गति बहुत तेज है। इसने 1 साल में ही 6 होमिनिड स्पीयर की दूसरी शैली में महारत हासिल कर ली। 6 होमिनिड स्पीयर का अभ्यास करने वाले प्रतिभाशाली लोगों में इसकी गति सबसे ऊपर होनी चाहिए। सोल इंक ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन मैं इस लड़के की तारीफ नहीं कर सकता। सोल इंक भी देवांश की तीव्र प्रगति से बेहद खुश थी। उन्होंने पूछा, देवांश, तुमने अब तक बहुत अच्छी प्रगति कर ली है, अब तुम्हारी आगे की क्या योजनाएं हैं? देवांश ने कहा, मैं होली एम्पायर में शामिल होने का अवसर तलाशने की योजना बना रहा हूं।
भले ही यह होली साम्राज्य का शानदार चयन न हो, लेकिन अगर वह आभासी दुनिया में होली साम्राज्य का मार्शल आर्ट अखाड़ा ढूंढ लेता है और वहां अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, तो उसे विश्वास था कि होली साम्राज्य उसे निश्चित रूप से अपने में समाहित कर लेगा। ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति में प्रतिभाशाली लोगों का स्वागत है। हम होली एम्पायर वाकई एक अच्छा विकल्प है। सोल इंक ने सिर हिलाया। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान देवांश ने आरुषि के साथ सड़क पर टहलते हुए कुछ अच्छा समय बिताया। कुछ ही देर बाद देवांश का फोन अचानक बज उठा। उसने देखा, सनी का फोन था। देवांश, वर्चुअल वर्ल्ड में जाओ और एक नजर डालो। कॉल कनेक्ट होते ही सनी की थोड़ी घबराई हुई आवाज सुनाई दी। आभासी दुनिया। देवांश थोड़ा असमंजस में था और उसने सीधे लॉग इन कर लिया। लॉग इन करते ही उनके सामने स्वतः एक संदेश प्रकट हो गया। मानव शाश्वत मंदिर प्रतिभा चयन शुरू हो गया है। दिव्य मार्ग 10 दिनों में खुल जाएगा। संपूर्ण मानव जाति के किसी भी विधि क्षेत्र के लोग दिव्य मार्ग में प्रवेश करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। एक संदेश सीधे प्रदर्शित किया गया। वर्चुअल वर्ल्ड से ठीक 1 मिनट पीछे वास्तविक दुनिया में देवांश के रिस्टबैंड पर भी एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसकी सामग्री वर्चुअल वर्ल्ड के समान ही थी। मानव शाश्वत मंदिर में प्रतिभाओं का चयन हो रहा है। ये संदेश देखकर देवांश की आंखों में तुरंत आश्चर्य के भाव आ गए। वह बेशक मानव शाश्वत मंदिर के बारे में जानता था। आकाशगंगा में स्थित मानव जाति की पवित्र मंदिर शाखा मानव शाश्वत मंदिर के अधीन थी। मानव जाति का विशाल भूभाग अनगिनत तारामंडलों से भरा हुआ है और प्रत्येक तारामंडल में मानव शाश्वत मंदिर की एक शाखा है। ये वास्तव में एक विशाल शक्ति है, यहाँ तक कि देवताओं को भी इसके सामने अपना सिर झुकाना पड़ता है। इससे पहले देवांश ने सोल इंक से पूछा था कि मानव शाश्वत मंदिर या पवित्र साम्राज्य में से कौन अधिक शक्तिशाली है, और सोल इंक का जवाब था कि ह्यूमन इटर्नल टेम्पल कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह शक्ति कितनी भयानक होगी। और संदेश में कहा गया था, संपूर्ण मानव जाति किसी भी विधि क्षेत्र में। ये किस प्रकार की अवधारणा है? पहले, होली साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों के चयन के लिए पहला चरण सामान्य मोड में आभासी मनुष्यों को हराना था। इस चरण ने वास्तव में विधि क्षेत्र के अधिकांश साधकों को सीधे बाहर कर दिया था, क्योंकि अगर वे उन्हें हरा नहीं पाते तो वे पहला चरण भी पार नहीं कर पाते। इसलिए पंजीकरण कराने वालों की संख्या बहुत कम थी, केवल 100 मिलियन से कुछ अधिक। यदि कोई प्रतिबंध न होते तो पंजीकरण कराने वालों की संख्या आसानी से 100 गुना से अधिक हो सकती थी, जो कि 10 अरब होगी। होली साम्राज्य के शासन के अधीन होली स्टार क्षेत्र में गोल्डन मून साम्राज्य जैसी कम से कम 1 लाख सेनाएं मौजूद हैं। होली स्टार क्षेत्र में पंजीकृत लोगों की कुल संख्या पिछली पाबंदियों के बावजूद खरबों से भी अधिक थी। यदि कोई प्रतिबंध नहीं होते तो होली स्टार क्षेत्र में पिछले प्रतिभा चयन में भाग लेने वालों की संख्या 1 क्वाड्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और देवांश की समझ के अनुसार मानव जाति का विशाल क्षेत्र होली स्टार क्षेत्र इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इस बार बिना किसी प्रतिबंध के विधि क्षेत्र के कितने साधक पंजीकरण कराएंगे? ये तो निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय रूप से विशाल आंकड़ा है। अरे, ह्यूमन इटर्नल टेम्पल प्रतिभाशाली लोगों का चयन करने जा रहा है। देवांश, तुम भी साइन अप कर सकते हो और देख सकते हो कि ब्रह्मांड में तुम्हारी शक्ति किस स्तर पर है। सोल इंक ने स्पष्ट रुचि दिखाते हुए कहा। यह सुनकर देवांश ने पूछा, सोल इंक, क्या आपको लगता है कि मेरी वर्तमान शक्ति ह्यूमन इटर्नल टेम्पल में शामिल होने के लिए पर्याप्त है? यह सुनकर सोल इंक ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम क्या सोच रहे हो? देवांश, ब्रह्मांड तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है और इसमें अनगिनत प्रतिभाशाली प्राणी विद्यमान हैं। तुम विधि लोक में असंख्य दीर्घायु लोक के मध्य स्तर की शक्ति रखते हो और असंख्य दीर्घायु लोक के प्रारंभिक स्तर के प्राणी को आसानी से पल भर में मार सकते हो। ये वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है और तुम आसानी से पवित्र साम्राज्य में शामिल हो सकते हो। हालांकि ब्रह्मांड इतना विशाल है और हर तरह के प्रतिभाशाली लोग प्रकट हो सकते हैं। न केवल वे लोग हैं जो विधि क्षेत्र में असंख्य दीर्घायुता क्षेत्र के मध्य चरण के किसी व्यक्ति को पल भर में मार सकते हैं, बल्कि वे भी हैं जो असंख्य दीर्घायुता क्षेत्र के अंतिम चरण के किसी व्यक्ति को पल भर में मार सकते हैं, और यहाँ तक कि वे भी हैं जो असंख्य दीर्घायुता क्षेत्र के शिखर के किसी व्यक्ति को मार सकते हैं। इन लोगों की तुलना में आपको क्या लगता है कि आपकी क्षमता किस स्तर पर है? क्या? सोल इनकी बातें सुनकर देवांश चौंक गया। एक लॉ रियल्म पीक एक मायरीड लॉन्गेविटी रियल्म पीक को मार सकता है। ये जानना जरूरी है कि जितना ऊंचा स्तर होगा उनके बीच का अंतर उतना ही अधिक होगा।
असंख्य दीर्घायु क्षेत्र के 4 लघु क्षेत्रों में आपस में 10 गुना अंतर है। असंख्य दीर्घायु क्षेत्र का शिखर स्तर असंख्य दीर्घायु क्षेत्र के मध्य स्तर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। क्या सचमुच ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं? देवांश वर्तमान में 6 होमिनिड स्पीयर का अभ्यास कर रहा है और उसने अभी अभी सेकंड स्टाइल में महारत हासिल की है। केवल तीसरी शैली में पूर्ण महारत हासिल करके ही वह असंख्य दीर्घायुता क्षेत्र में अजेय हो सकता है। असंख्य दीर्घायुता क्षेत्र के शिखर को भी नष्ट करने में सक्षम। अपने 2 क्लोन थंडर स्टार बीस्ट और स्काई स्प्लिटिंग फ्लड ड्रैगन की मदद के बावजूद भी देवांश को 6 होमिनिड स्पीयर सेकंड स्टाइल में महारत हासिल करने में 1 साल लग गया और 6 होमिनिड स्पीयर थर्ड स्टाइल की कठिनाई सेकंड स्टाइल से कम दर्जनों गुना अधिक है। देवांश को इसे समझने में दशकों लग जाएंगे। अध्याय 195 उबालना। देवांश, अविश्वास मत करो। ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है और हर तरह के प्रतिभाशाली लोग प्रकट हो सकते थे। तुम्हारे 2 क्लोन हैं तो अन्य प्रतिभाशाली लोगों को अपने अवसर क्यों नहीं मिलेंगे? सोल इंक ने आह भरी, कभी किसी को कम मत समझो। राठौर परिवार के आरुष की तरह, जैसा कि आप जानते हैं, उसकी शक्ति पहले से ही एक मायावी दीर्घायु स्तर के मध्य स्तरीय साधक के बराबर है, लेकिन वह केवल पवित्र साम्राज्य का सदस्य है, मानव शाश्वत मंदिर का नहीं। इससे पता चलता है कि उसकी प्रतिभा अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है कि उसे मानव शाश्वत मंदिर में समाहित किया जा सके। उसकी बात सुनकर देवांश ने कहा, तो मेरे पास कोई मौका नहीं है। उसकी ताकत 1 साल पहले आरुष की ताकत के समान थी। आवश्यक रूप से नहीं। सोल इंक का लहजा अचानक बदल गया जब उसने कहा, क्योंकि ईश्वरत्व के मार्ग के कारण। ईश्वरत्व का मार्ग? देवांश थोड़ा हैरान था। देवांश, क्या तुम जानते हो कि मानव शाश्वत मंदिर के प्रतिभा चयन को पूरी मानव जाति में सबसे बड़ी प्रतिभा घटना क्यों माना जाता है? सोल इंक ने कहा, ये ठीक ईश्वरत्व के मार्ग के अस्तित्व के कारण ही है। दिव्य मार्ग में कुल 3000 चरण हैं। प्रत्येक चरण में विभिन्न अवसर हैं, साधना तकनीकें हैं, विधि के अंश हैं, इत्यादि। ये सभी अवसर और साधना तकनीकें सर्वोच्च स्तर की हैं, यहाँ तक कि दिव्य शक्तियों से भी बढ़कर हैं। क्या आपने पहले ध्रुवा तारे पर स्थित अवशेष क्षेत्र में लोम्बट के महल में प्रवेश करके उन विधि चिन्हों का अवलोकन नहीं किया था? देवांश ने सिर हिलाया। उसने उन विधि चिन्हों के बीच एक मुट्ठी का चिन्ह देखा था। उस मुट्ठी में गर्जना विधि की गहनता का अंश था, जिसने उसे बहुत प्रेरित किया और थोड़े ही समय में उसकी गर्जना विधि में थोड़ा सुधार हो गया था। बात बस इतनी सी थी कि उसके पास अवलोकन करने के लिए बहुत कम समय था। सोल इंक ने आगे कहा, दिव्य मार्ग की सीढ़ियों पर अंकित नियम, यहाँ तक कि पहली 10 सीढ़ियों पर भी, संभवतः लोम्बट के महल में अंकित नियमों से कम गहन नहीं है। आप जितनी ऊपर सीढ़ियां चढ़ेंगे उतने ही अधिक अवसर मिलेंगे, साधना तकनीकें उतनी ही शक्तिशाली होंगी और नियम के अंकित प्रभाव उतने ही बेहतर होंगे। क्या? ये सुनकर देवांश की आंखें तीव्र उत्साह से चमक उठीं। क्या ईश्वरत्व का मार्ग पूरी तरह से विधि के चिन्हों से भरा हुआ था? और क्या सबसे निचली सीढ़ियों पर अंकित विधि के चिन्ह लोम्बट के महल में अंकित चिन्हों के बराबर थे? सोल इंक ने समझाया, ब्रह्मांड में शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता है और विभिन्न तारा प्रणालियों पर दिव्य शक्तियों का शासन होता है। शक्तिशाली शक्तियों के पास स्वाभाविक रूप से मजबूत साधना तकनीकें होती हैं, लेकिन कुछ अत्यंत कमजोर शक्तियों के पास साधना की कोई तकनीक नहीं होती। शून्य ग्रह, आपकी पृथ्वी की तरह, इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण है। देवांश ने सिर हिलाया। अगर उसने पृथ्वी पर जीवानयस्क और अन्य चीजें न खोजी होती तो भले ही उसके पास लेशिंग बीस्ट क्लोन और कोंडली फ्लड ड्रैगन क्लोन होते, फिर भी उसके पास 6 होमिनी स्पीयर साधना तकनीक खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। अब उसके पास असंख्य दीर्घायुता स्तर के मध्य चरण के साधक की शक्ति नहीं होगी। कई किसान सामान्य औसत दर्जे की खेती तकनीकों का अभ्यास करते हैं। पैसों की कमी के कारण कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति भी धीरे धीरे गुमनामी में खो जाते हैं। इतने सारे लोग शक्तिशाली ताकतों में शामिल होने के लिए इतने बेताब क्यों रहते हैं? इसका कारण यह है कि शक्तिशाली ताकतें बेहतर साधना तकनीक और बेहतर साधना परिस्थितियां प्रदान करती हैं। शक्तिशाली ताकतें केवल कुछ ही प्रतिभाशाली लोगों को अपने अधीन कर पाती हैं। अच्छे साधना कौशल और अवसरों से वंचित शेष विधि क्षेत्र के साधक 99% से अधिक हैं। सोल इंक ने आह भरी, कल्पना कीजिए, संपूर्ण मानव जाति के सभी विधि क्षेत्र के साधक देवत्व के मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, देवत्व के मार्ग पर साधना तकनीकों का चयन कर सकते हैं और उन विधि छापों का अवलोकन कर सकते हैं। चाहे वे दिव्य स्तर की शक्तियों से हो या शून्य ग्रह से, हर कोई उनका अवलोकन कर सकता है। चयन के लिए विभिन्न शक्तिशाली साधना तकनीकें उपलब्ध हैं।
विधि छापों को समझा जा सकता है। ये सबके लिए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल में शामिल होने के बराबर है। इसलिए ईश्वरत्व के मार्ग को विरासत के कदम, अवसर के कदम के रूप में भी जाना जाता है। यदि कोई वास्तव में प्रतिभाशाली है तो भले ही उसके पास पहले कोई साधना तकनीक न हो, जैसे ही वह देवत्व के मार्ग पर अग्रसर होता है वह तेजी से सुधार कर सकता है। ईश्वरत्व के मार्ग की अवधि पूरे 5 वर्ष है। 5 वर्षों में यदि किसी के पास अद्वितीय प्रतिभा है तो वह अत्यंत विस्मयकारी स्तर तक पहुंच सकता है। मानव शाश्वत मंदिर के देवत्व पथ में किसी भी अद्वितीय प्रतिभा को नहीं छोड़ा जाएगा जिसकी शक्ति साधना तकनीकों की कमी के कारण अपर्याप्त हो। क्या आपने कभी किसी शक्तिशाली सेना में शामिल नहीं हुए? क्या आपको अच्छी साधना तकनीकें नहीं मिल पाईं? क्या आपको साधना के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलीं? मानव शाश्वत मंदिर आपको ये सब प्रदान करता है और आपको विकास के लिए पूरे 5 साल देता है। अगर आप प्रतिभाशाली हैं तो इन 5 वर्षों में इतने सारे अवसरों के साथ आपके विकास के लिए पर्याप्त समय है। उदाहरण के लिए देवांश ने विधि क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से 2 साल से भी कम समय में साधना शुरू कर दी है। यदि उनके समान प्रतिभावान लोग हैं तो 5 वर्षों में उनकी विकास गति अकल्पनीय है। ये संभव है कि पूरी मानव जाति में अनगिनत विधि क्षेत्र के साधक इस समय पागल हो रहे हों। इस समय मानव जाति के सभी तारामंडलों में फैले हुए विधि क्षेत्र के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग वास्तव में पागल हो रहे थे। हाँ, देवत्व का मार्ग प्रकट हो गया। मैं बसरा, एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति, हमेशा उन बदमाशों का निशाना रहा हूं जिन्होंने मुझे किसी भी अच्छी साधना तकनीक को सीखने से रोका है। इस बार देवत्व का मार्ग प्रकट होने के साथ मेरी प्रतिभा के पथ, बसरा के पथ को कौन रोक सकता है? मेरे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली बार्टन केवल असंख्य दीर्घायु स्तर पर है और ग्रह का साधना वातावरण बहुत ही खराब है। इस बार मैं निश्चित रूप से देवत्व के मार्ग पर मिलने वाले विभिन्न अवसरों का लाभ उठाकर तेजी से सुधार करूंगा और अपने ग्रह को उत्थान की ओर ले जाऊंगा। विधि क्षेत्र के असंख्य साधक, विशेषकर वे जिनके पास साधना की तकनीक और संसाधन नहीं थे, बेहद उत्साहित हो गए। उनके पास हर चीज की कमी थी और वे सामान्य, साधारण साधना तकनीकों का अभ्यास करते थे। अब अनगिनत अवसर उनके सामने आने वाले थे। पृथ्वी पर सोलिंक ने आगे कहा, तो देवांश, तुम्हारी वर्तमान शक्ति अभी मानव शाश्वत मंदिर में समाहित नहीं हो सकती, लेकिन तुम इन 5 वर्षों के दौरान अपनी शक्ति में सुधार जारी रख सकते हो। यदि तुम काफी सुधार करते हो तो संभावना है कि तुम समाहित हो जाओगे। 5 साल। देवांश ने गहरी सांस ली और उसके दिल में उत्साह और रोमांच की लहर दौड़ गई। मानव जाति के सभी विधि क्षेत्र के साधक दिव्य मार्ग के चरणों को पार करके उन पर उपलब्ध असंख्य अवसरों का लाभ उठाते हुए तेजी से प्रगति कर रहे थे। ये वास्तव में पूरी मानव जाति की एक महान प्रतिभापूर्ण घटना थी। दिल में उत्साह लिए देवांश प्रतियोगिता के नियमों को पढ़ता रहा। ईश्वरत्व के मार्ग में 3000 कदम हैं। जो लोग 5 साल के भीतर 1000 दिव्य मार्ग के कदम पार कर लेते हैं वे चयन के दूसरे दौर में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि पहला चरण अनगिनत अवसर प्रदान करता है, लेकिन इन चरणों में स्पष्ट रूप से एक छोटी सी सीमा है। यदि किसी की समझ अपर्याप्त है या प्रगति न्यूनतम है तो वे उच्च चरणों तक नहीं पहुंच सकते। 1000 चरणों को पार करना तो दूर की बात है। दिव्य मार्ग के 1000 चरण पार करने का अर्थ है कि किसी की शक्ति लगभग एक असंख्य दीर्घायुता स्तर के प्रारंभिक चरण के साधक के बराबर हो सकती है। इस चरण को पार करना कठिन नहीं है, कठिनाई तो बाद के चरणों में है। देवांश, मेहनत करो। यदि तुम सचमुच मानव शाश्वत मंदिर में प्रवेश कर लेते हो तो ले शिंग पशु क्लोन और कोंडली बार ड्रैगन क्लोन के साथ कोई भी तुम्हारी उन्नति के मार्ग को रोक नहीं पाएगा। सोल इंक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप असंख्य दीर्घायुता क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के कृषक के प्रतिद्वंद्वी हैं? देवांश ने सिर हिलाया। सोल इंक के अनुसार मानव जाति के पवित्र मंदिर के देवत्व पथ के पहले चरण से चयनित किसी भी व्यक्ति में विधि क्षेत्र के साधक के समान शक्ति होगी जो असंख्य दीर्घायु क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के साधक का मुकाबला करने में सक्षम होगी। असंख्य प्रतिभावानों के खिलाफ होने वाली लड़ाइयों के बारे में सोचते ही देवांश का दिल उत्साह से उबलने लगा। पंजीकरण करवाना। अध्याय 196। इसका बेसब्री से इंतजार है। भव्य महल के ऊपर से एक विशालकाय चेहरा नीचे मौजूद अनेक देवताओं को देख रहा था। पवित्र सम्राट। सभी देवताओं ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। मानव शाश्वत मंदिर में प्रतिभाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहली परीक्षा में ईश्वरत्व के 1000 मार्गों को पार करना आवश्यक है। मुझे आशा है कि हमने जिन सभी प्रतिभाओं को प्रशिक्षित किया है वे इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकेंगे।
एक गड़गड़ाती आवाज गूंजी, हवा कांप उठी और एक दमनकारी शक्ति पूरी दुनिया में फैल गई। ये शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी देवता इसका विरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। दिव्य लोक से भी ऊपर वे अकल्पनीय अस्तित्व थे। वे अपने हाथ के एक इशारे मात्र से देवताओं को नष्ट कर सकते थे। जी सम्राट, सभी देवताओं ने सिर हिलाया। अब वे पवित्र सम्राट के पूर्व इरादों को पूरी तरह समझ चुके थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सम्राट ने 100,000 प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती की। पता चला कि वह मानव शाश्वत मंदिर के लिए प्रतिभाशाली लोगों के चयन की तैयारी कर रहे थे। मानव के शाश्वत मंदिर के बारे में सोचते ही उनके हृदय में और भी अधिक श्रद्धा का भाव भर गया। ये शक्ति होली साम्राज्य से भी कहीं अधिक भयानक थी। ये वास्तव में मानव जाति की सर्वोच्च शक्ति थी। इसने मानव जाति के 3000 तारा क्षेत्रों के साथ साथ आदिम अराजकता मार्शल संत जगत पर भी शासन किया। चलो, पवित्र सम्राट ने सभी देवताओं को त्याग दिया। उस विशाल महल के अंदर पवित्र सम्राट स्वयं से कुछ बुदबुदा रहे थे। 1,00,000 प्रतिभाशाली लोग, कोई भी छूटेगा नहीं। अगर कोई भी मानव शाश्वत मंदिर में प्रवेश करता है तो वह निस्संदेह मेरे पवित्र साम्राज्य से ही आएगा। पवित्र सम्राट ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। होली स्टार क्षेत्र के सबसे प्रतिभाशाली लोगों का समूह उसी के गुट में था। उसने पहले भी एक बार गलती की थी और इस बार वह उसे बिल्कुल नहीं दोहराएगा। ... इतने सारे लोगों ने पंजीकरण कराया। देवांश ने अपनी रैंकिंग और तेजी से बदलते हुए पंजीकृत लोगों की कुल संख्या पर नजर डाली। इस समय तक पंजीकृत लोगों की कुल संख्या 800 अरब से भी अधिक हो चुकी थी। और इस समय हर गुजरते सेकंड के साथ पंजीकृत लोगों की कुल संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ये तो स्वाभाविक है। सोल इंक ने शांत भाव से कहा, देवांश, तुम्हारी पृथ्वी बहुत कमजोर है। केवल तुम और सनी ही विधि क्षेत्र में प्रवेश कर पाए हो। वास्तव में कई ग्रहों पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तारास्वामी या विश्व स्वामी होते हैं। उन ग्रहों पर विधि क्षेत्र के कई साधक हैं। भले ही तुम्हारी आकाशगंगा में 300,000 से अधिक ग्रह हो और प्रत्येक ग्रह पर 10 विधि क्षेत्र के साधक हो, तब भी विधि क्षेत्र के साधकों की संख्या 3 मिलियन से अधिक होगी। गोल्डन मून एम्पायर, जो आपकी आकाशगंगा पर शासन करता है, में 1000 तारा प्रणालियां हैं, जिनमें 3 अरब से अधिक विधि क्षेत्र के साधक हैं। और पूरे होली स्टार क्षेत्र में गोल्डन मून साम्राज्य जैसे कम से कम 100,000 ईश्वर स्तरीय गुट हैं। अगर इसकी गणना करें तो कुल संख्या 300 ट्रिलियन होगी। बेशक ये सबसे कम अनुमान है। पंजीकृत लोगों की वास्तविक संख्या 300 ट्रिलियन से कहीं अधिक है। ये तो सामान्य बात है कि ये 10 गुना अधिक हो। 10 गुना बड़ा, यानी 3 क्वाड्रिलियन। ये संख्या सुनकर देवांश चौंक गया। पृथ्वी पर केवल कुछ अरब लोग ही थे। 3 क्वाड्रिलियन की तुलना में यह एक बहुत छोटा सा अंश मात्र था। इतने सारे लोगों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के विचार ने देवांश को और भी अधिक उत्साह और उत्सुकता से भर दिया। ... मानव शाश्वत मंदिर के लिए पंजीकरण अवधि 7 दिन थी और चयन अंतिम तिथि के 3 दिन बाद शुरू होगा। सभी पंजीकृत प्रतिभाशाली छात्र प्रत्याशा से भरे हुए थे। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। राठौर परिवार में युआन लैन ने अपने सामने खड़े आरुष को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आरुष, तुम्हारी प्रतिभा बहुत प्रबल है। जहां तक मुझे पता है, हमारे होली स्टार क्षेत्र में तुम्हारी वर्तमान शक्ति लगभग 300वें स्थान पर है। होली स्टार क्षेत्र में, जिसमें करोड़ों तारामंडल थे, आरुष का शीर्ष 300वें स्थान प्राप्त करना उसकी प्रतिभा की शक्ति को दर्शाता है। हालांकि ऐसी रैंकिंग के साथ मानव शाश्वत मंदिर में प्रवेश करना मुश्किल होगा। आरुष ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। होली साम्राज्य में उसकी प्रतिभा को शीर्ष स्तर का माना जाता था, लेकिन पूरी मानव जाति के संदर्भ में वह कुछ खास नहीं थी। मानव जाति के 3000 तारा क्षेत्रों में यदि प्रत्येक तारा महाद्वीप के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ रखा जाए तो 3000 लोग होंगे। यदि वह होली स्टार क्षेत्र में शीर्ष 3 में स्थान पाता है तो पूरी मानव जाति के बीच रखे जाने पर उसका स्थान लाखों में गिर जाएगा और शाश्वत पवित्र हॉल लाखों प्रतिभाशाली लोगों को समाहित नहीं कर पाएगा। लेकिन ईश्वरत्व की ओर जाने वाला यह मार्ग आपके लिए एक अवसर है। युआन लैन ने सीधे सीधे कहा, 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। हो सकता है कि तुम्हें अभी भी प्रवेश मिलने की उम्मीद हो। ये सुनकर आरुष ने दृढ़ता से कहा, कुलपति, मैं मानव शाश्वत मंदिर में समाहित होने के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। शाश्वत पवित्र हॉल, उसकी आंखों में गहरी लालसा थी। इस समय उसने पृथ्वी और ड्रैगन स्केल कीट से संबंधित मामलों को पूरी तरह से अलग रख दिया था।
जब तक वह मानव शाश्वत मंदिर में प्रवेश कर सकता था तब तक यह उसके लिए किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। गोल्डन मून साम्राज्य में भगवान गोल्डन मून ने अपने सामने लुन्स की ओर देखा। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद पूर्वज, लुन्स ने अत्यंत आदर के साथ कहा। 10 दिन बीत चुके थे और पवित्र हॉल में प्रतिभाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। लुन्स, तुम्हारी शक्ति के कारण देवत्व के पहले 1000 मार्गों को पार करना तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। तुम पहली परीक्षा आसानी से उत्तीर्ण कर लोगे, लेकिन दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत मुश्किल होगा। गोल्डन मून की बात सुनकर लुन्स चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अनिच्छा का स्पष्ट संकेत झलक रहा था। हालांकि वह अपनी प्रतिभा को भी अच्छी तरह जानता था। पिछले हॉली एम्पायर के प्रतिभाशाली लोगों के चयन में उन्हें शामिल होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। अगर हॉली एम्पायर ने अचानक 100,000 प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती न की होती तो उन्हें मौका ही न मिलता। होली साम्राज्य में शामिल होना पहले से ही इतना मुश्किल था, मानव शाश्वत मंदिर में शामिल होना तो और भी मुश्किल था। गोल्डन मून ने लुन्स की ओर देखते हुए कहा, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर चयन के पहले दौर में आपकी रैंकिंग होली स्टार क्षेत्र के शीर्ष 10,000 में आ जाती है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि भविष्य में गोल्डन मून साम्राज्य आपके नियंत्रण में होगा। गोल्डन मून की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। पूरे होली स्टार क्षेत्र में उनके गोल्डन मून साम्राज्य जैसे 1 लाख से भी अधिक ईश्वर स्तरीय गुट मौजूद थे। उनके स्वर्णिम चंद्रमा साम्राज्य की ताकत लगभग हर साल सबसे निचले स्तर पर रहती थी। वर्तमान में गोल्डन मून साम्राज्य का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति लुन्स था, और जहां तक लुन्स की शक्ति की बात है वह लगभग 100,000वें स्थान पर था, यानी सबसे निचले पायदान पर। एक ईश्वर स्तरीय गुट के रूप में वे अन्य देवताओं के साथ अपने स्वयं के तारामंडल की क्षमता को लेकर प्रतिस्पर्धा करते थे। भला कौन हमेशा सबसे निचले पायदान पर रहना पसंद करेगा? गोल्डन मून अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत चिंतित था, फिर भी प्रतिभाओं के मामले में वह हमेशा अन्य देवताओं के सामने अपना सिर ऊंचा रखने में असमर्थ रहा था। लुन्स का दिल अभी तक अनिच्छा से भरा हुआ था, लेकिन गोल्डन मून के शब्दों को सुनकर वह तुरंत उत्साहित हो गया। पूर्वज, मैं होली स्टार क्षेत्र में शीर्ष 10,000 में प्रवेश करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य के सम्राट लुन्स जानता था कि उसकी प्रतिभा के साथ भगवान बनने की संभावना लगभग न के बराबर थी। इसलिए पूरे गोल्डन मून साम्राज्य पर नियंत्रण पाना ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। हालांकि उसे काफी बढ़त हासिल थी, फिर भी गोल्डन मून साम्राज्य के कई उत्तराधिकारी थे। उसे अधिकतम 80% की बढ़त प्राप्त थी, जबकि उसके बड़े भाई लुम्बा को 10% से अधिक की बढ़त प्राप्त थी। हालांकि उसने लुम्बा को बुरी तरह हरा दिया, लेकिन अंत तक किसी को नहीं पता था कि अंतिम विजेता कौन होगा। और अब गोल्डन मून ने स्वयं कहा था कि जब तक वह होली स्टार क्षेत्र में शीर्ष 10,000 में स्थान बनाए रखेगा, वह भविष्य में गोल्डन मून साम्राज्य का नियंत्रक होगा। गोल्डन मून साम्राज्य का एकमात्र स्तंभ और आधार था। उसका एक शब्द ही गोल्डन मून साम्राज्य के सम्राट को भी आसानी से पदच्युत कर सकता था, और कोई भी असंतुष्ट नहीं होता। आप जा सकते हैं। गोल्डन मून ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और लुन्स को जाने दिया। गोल्डन मून जिस विशाल पर्वत श्रृंखला में रहता था, उसे छोड़ते समय भी लुन्स की आंखों में उत्साह झलक रहा था। जैसे ही वह उड़कर बाहर निकला, एक युवक जोर से हंसते हुए उसकी ओर आया और बोला, हाँ, लुन्स, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुमने पिछले कुछ दिनों में पूर्वज से बहुत कुछ सीखा है। लगता है कि तुम इस मानव शाश्वत मंदिर के प्रतिभा चयन में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। उस युवक को देखकर लुन्स के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसके सामने खड़ा युवक कोई और नहीं बल्कि उसका अच्छा बड़ा भाई लुम्बा था, जो गोल्डन मून साम्राज्य का नियंत्रक बनने की दौड़ में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। ठीक है, लुन्स ने उदासीनता से कहा और फिर सीधे चला गया। उसे जाते हुए देखकर लुम्बा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा इतनी महान है कि तुम हमें नीचा समझते हो। लुन्स, मेरे प्यारे भाई, मैं बस इंतजार करूंगा और देखूंगा कि तुम इस प्रतिभा चयन में कितनी दूर तक जा सकते हो। लुम्बा ने मन ही मन ठंडी सी आवाज में कहा। वह लुन्स से घोर घृणा करता था। अध्याय 197 भव्य आयोजन का प्रारंभ। ब्रह्मांड भर के प्रतिभाशाली लोग आभासी दुनिया में प्रवेश करने और दिव्य मार्ग पर कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। पृथ्वी पर देवांश भी अंतिम उल्टी गिनती का इंतजार कर रहा है। उनके बगल में आरुषि और अन्य लोग हैं। ईश्वरत्व का मार्ग स्वाभाविक रूप से आभासी दुनिया में है। जब तक मानव जाति के पास आभासी नेटवर्क कनेक्शन है, कोई भी सीधे प्रवेश कर सकता है।
आरुषि, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। कृपया घर पर सब कुछ संभाल लेना। देवांश ने आरुषि को पकड़े हुए कहा। ईश्वरत्व के मार्ग के चयन का पहला चरण, आभासी दुनिया में प्रवेश करना, 5 साल तक चलेगा। खेती बाड़ी के लिए उन्होंने अपने परिवार की काफी उपेक्षा की है। देवांश, मुझे पता है कि तुम पृथ्वी के लिए प्रयासरत हो और हम पर्दे के पीछे से कुछ नहीं कर सकते। आरुषि ने देवांश को धीरे से थाम लिया, चुपचाप उसके दिल की धड़कन सुनती रही। उसका दिल दर्द से भर गया। उसे राठौर परिवार द्वारा पृथ्वी के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों के बारे में भी जानकारी है। पृथ्वी का निरंतर विकास हो रहा है और प्रत्येक पृथ्वीवासी साधक बन चुका है, जो उत्साह और लगन से साधना कर रहा है। उन लोगों को राठौर परिवार के बारे में कुछ नहीं पता और न ही उन्हें ये पता है कि 10 साल से कुछ अधिक समय में पृथ्वी नष्ट हो सकती है। लगभग सारा दबाव देवांश पर है। भगवान ही जाने देवांश इस समय कितना दबाव झेल रहा है। उसके दिल में देवांश के लिए केवल दुख ही भरा हुआ था। आरुषि ने देवांश को पकड़ते हुए अचानक कहा, देवांश, मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर देवांश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखों में अपार उत्साह झलक रहा था और उसने कहा, मैं पिता बनने वाला हूँ। पहले राठौर परिवार पृथ्वी को अपना निशाना बना रहा था और पृथ्वी पर विनाश का संकट मंडरा रहा था। उसे पूर्ण विश्वास नहीं था, इसलिए उसने आरुषि से संतान उत्पन्न करने का साहस नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि भविष्य में उसका बच्चा भी भय में जिएगा। हालांकि 6 होमिनिड स्पीयर के दूसरे रूप में महारत हासिल करने के बाद अपनी क्षमता के बल पर वह होली साम्राज्य में शामिल हो सकता है और आरुष के खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए स्वाभाविक रूप से देवांश को अब कोई चिंता नहीं थी। हम, आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखों में भी खुशी झलक रही थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देवांश नीचे बैठ गया, अपना कान आरुषि के पेट से सटाकर, और उसे सचमुच एक नन्ही सी धड़कन सुनाई दे रही थी। मेरा बच्चा। देवांश को खुद नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। क्या वह पिता बनने वाला था? एक क्षण के लिए देवांश का दिल भविष्य के लिए और भी अधिक आशा से भर गया। इस बार मुझे मानव शाश्वत मंदिर में शामिल होने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। पवित्र साम्राज्य में शामिल होने पर मुझे आरुष से डर नहीं लगता, लेकिन ये केवल बराबरी का मुकाबला होगा। लेकिन अगर मैं मानव शाश्वत मंदिर में शामिल हो जाता हूं, तो न केवल आरुष बल्कि राठौर परिवार भी पृथ्वी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। देवांश ने मन ही मन सोचा। अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए उसे इस प्रतिभाशाली चयन में अपना सब कुछ देना होगा। ... समय बीतता रहा और इसी प्रतीक्षा में मानव जाति के 3000 तारा क्षेत्रों और अनगिनत आकाशगंगाओं में फैले विधि क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों का चयन अंततः हो गया। बड़े भाई, देवांश ने सनी की तरफ नजर डाली। सनी के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई और उसने कहा, देवांश, मैं तैयार हूं, तुम तैयार हो? देवांश मुस्कुराया और बोला, मैं भी तैयार हूं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। स्विश स्विश स्विश। जैसे ही वह समय आया, विधि क्षेत्र के सभी साधक जिन्होंने पंजीकरण कराया था और आभासी दुनिया में मौजूद थे, गायब हो गए। ईश्वरत्व की राह के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3000 दिव्य मार्ग, अनगिनत अवसर। उन दिव्य मार्गों पर मिलने वाले अवसर दिव्य साम्राज्य के अवसरों से भी कहीं अधिक हैं। इसके बारे में सोचकर ही मैं रोमांचित हो जाता हूँ। जो लोग इससे अलग होकर खड़े हो सकते हैं, वे निस्संदेह सबसे असाधारण प्रतिभावान हैं। जब तक वे गिरते नहीं, उनमें से सबसे कमजोर भी भविष्य में लगभग निश्चित रूप से देवता बन जाएंगे। कुछ समय के लिए अनगिनत लोग देख रहे थे। अधिकांश ध्यान अभी भी विभिन्न शक्तियों पर ही केंद्रित था। रैंकिंग पर बारीकी से नजर रखें। देवत्व का मार्ग किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिभा का सबसे प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। मानव शाश्वत मंदिर अंत में केवल कुछ ही प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करता है, लेकिन फिर भी कई अन्य प्रतिभाशाली लोग हैं जिनकी प्रतिभा अभी भी बहुत प्रबल है। रैंकिंग पर ध्यान दें। जब भी मानव शाश्वत मंदिर प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन करता है, तो विभिन्न शक्तियां उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करती हैं। यदि निमंत्रण बहुत देर से मिलता है, तो इसका हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। ... हालांकि ईश्वरत्व की राह पर चलने वाली यह प्रतियोगिता पूरे 5 साल तक चलती है, लेकिन प्रतियोगिता की शुरुआत से ही हर कोई इस पर ध्यान दे रहा है। हर सत्ता प्रतिभावान व्यक्ति को बहुत महत्व देती है। मानव जाति के पवित्र मंदिर में समाहित होने वाले प्रतिभाशाली लोग भविष्य में कम से कम देवता बनने में सक्षम होंगे। उन्हें ईश्वर से नीचे किसी भी चीज की परवाह नहीं है।
लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे उनकी परवाह नहीं करते। दिव्य लोक से नीचे तारास्वामी, विश्वस्वामी, ये भयानक सत्ताएं जहां कहीं भी हो, महत्वपूर्ण हस्तियां हैं। कोई भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए जो प्रतिभाएं अभी उभर कर सामने आ रही हैं, उन्हें निश्चित रूप से पहले अवसर पर ही कुछ शक्तियों से निमंत्रण प्राप्त होंगे। भले ही आपकी शक्ति बहुत प्रबल हो, लेकिन यदि आप बहुत देर से कार्रवाई करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और आपकी प्रतिभा अन्य शक्तियों द्वारा छीन ली जाएगी। पृथ्वी पर भी कई लोग इस क्षण को देख रहे हैं। उनके दिल उत्साह और प्रत्याशा से भरे हुए हैं। टीवी पर भी देवांश और सनी की रैंकिंग लगातार दिखाई जाती है। देवांश और सनी, हमारी पृथ्वी के सबसे प्रतिभाशाली बच्चे, वे निश्चित रूप से उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। अब पृथ्वीवासी ब्रह्मांड के बारे में अधिकाधिक जानकार होते जा रहे हैं और इस मानव शाश्वत मंदिर के प्रतिभाशाली चयन के संबंध में पृथ्वी ने पहले ही इस ज्ञान को सभी के बीच लोकप्रिय बना दिया था और ये लोग अब मानव शाश्वत मंदिर की शक्ति को पूरी तरह से समझते हैं। ये संपूर्ण मानव जाति और असंख्य ग्रहों की सर्वोच्च शक्ति है। अमर जीवन वाले देवता भी इसके सामने टिक नहीं पाते। पृथ्वी के लिए एक तारास्वामी आसानी से पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। विश्वस्वामी या यहाँ तक कि शाश्वत जीवनकाल वाले उच्च दिव्य क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें। वे शायद ही कल्पना कर सकते हैं कि मानव शाश्वत मंदिर वास्तव में कितना शक्तिशाली है। लेकिन भले ही उन्हें पता न हो, वे देवांश और सनी की सफलता की दिली इच्छा रखते हैं। पृथ्वीवासियों के देखते ही देखते देवांश भी अपने रिस्टबैंड को देख रहा था। देवांश गोल्डन मून एम्पायर गैलेक्सी, दिव्य मार्ग 1, रैंकिंग 19 नील 99 खरब 88 अरब 88 करोड़ 88 लाख 88,888। इसी क्षण वह एक दिव्य मार्ग पर प्रकट हुआ जहां प्रकाश की किरणें झिलमिला रही थीं। उसे अपने आसपास कोई और दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय खुद के। क्या यही ईश्वरत्व का मार्ग है? देवांश ने इसे सावधानीपूर्वक भांप लिया। उसकी आंखों के सामने उतार चढ़ाव की लहरें कौंध गईं। ये उतार चढ़ाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने पहले लोम्बट के महल में महसूस किए थे। अंतरिक्ष नियम, गरज का नियम। देवांश ने उन्हें महसूस किया, दोनों नियमों के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से अनुभव किया। अन्य उतार चढ़ावों को भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि वे क्या थे। अंतरिक्ष नियम और वज्र नियम को समझकर आप अंतरिक्ष या वज्र नियम से संबंधित साधना तकनीकों और नियम छापों का चयन कर सकते हैं। जैसा कि देवांश को आभास हो रहा था, अचानक एक मशीनी आवाज सुनाई दी। आसपास के उतार चढ़ाव तेजी से गायब हो गए, केवल अंतरिक्ष नियम और गड़गड़ाहट नियम ही शेष रह गए। उसी समय अजीबोगरीब चमकते गोले दिखाई दिए। इसके अलावा हमले के कई तरह के निशान भी थे। उदाहरण के लिए 3 फुट लंबी तलवार की रोशनी, 3 फुट लंबी कृपाण की रोशनी, बिजली का निशान इत्यादि। अध्याय 198 तीव्र प्रगति। पहले ही कदम पर अजीबोगरीब प्रकाश के गोले दिखाई दिए, साथ ही कानून के निशान भी। ये शुरुआत में ही दिखाया जाएगा। देवांश को यह महसूस हुआ और वह हैरान रह गया। ईश्वरत्व के इस मार्ग ने वास्तव में शुरुआत में ही सभी के धर्म संबंधी ज्ञान के प्रकारों का प्रत्यक्ष रूप से पता लगा लिया और फिर तुरंत ही संबंधित साधना तकनीकें प्रकट हो गईं। विधि जगत में प्रवेश करने का अर्थ था कि व्यक्ति को किसी विधि को समझना आवश्यक था। समझे गए कानून के अनुरूप कृषि तकनीकें प्रकट हुईं। देवांश ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक सफेद गोला प्रकट हुआ। उसकी चेतना उस गोले में प्रवेश कर गई और तुरंत ही एक संपूर्ण साधना तकनीक प्रकट हो गई। अंतरिक्ष का टावर, यह अंतरिक्ष नियम से संबंधित एक साधना तकनीक थी। इस तकनीक के विवरण के अनुसार इसके पहले 2 रूपों में महारत हासिल करने से व्यक्ति नियम क्षेत्र में अजेय हो जाता था। चौथे रूप में महारत हासिल करने से व्यक्ति प्रारंभिक चरण के मायरीड लॉन्गेविटी रियल्म के विशेषज्ञों को मार गिरा सकता है। देवांश ने एक नज़र डाली और भी ज्यादा हैरान हो गया। ये खेती की तकनीक बहुत उन्नत है। अपने 6 होमिनिड स्पीयर की तरह दूसरे रूप में महारत हासिल करने से व्यक्ति को मायरीड लॉन्गेविटी रियल्म के शुरुआती चरण के विशेषज्ञों को मारने की अनुमति मिल जाती थी। हालांकि यह चौथा रूप था, फिर भी यह एक अत्यंत भयावह साधना तकनीक थी। ये जानना जरूरी है कि 6 होमिनिड स्पीयर के पहले रूप के लिए 1 बिलियन गैलेक्सी कॉइन, दूसरे रूप के लिए 10 बिलियन गैलेक्सी कॉइन और तीसरे रूप के लिए 100 बिलियन गैलेक्सी कॉइन की आवश्यकता होती है। चौथे फॉर्म के लिए तो 1 ट्रिलियन गैलेक्सी कॉइन की भी आवश्यकता थी। इतने सारे गैलेक्सी कॉइन, यहां तक कि कई मायरीड लॉन्गेविटी रियल्म विशेषज्ञों के पास भी नहीं थे। हालांकि उसके सामने स्थित अंतरिक्ष का टावर थोड़ा कमजोर था, फिर भी यह निश्चित रूप से एक अत्यंत मूल्यवान साधना तकनीक थी।
इसे चरम सीमा तक विकसित करने से व्यक्ति विश्व क्षेत्र में शीर्ष स्थान तक भी पहुंच सकता था। इस समय ये संपूर्ण साधना तकनीक बिना किसी छिपाव के उसके सामने प्रकट हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि ईश्वरत्व का यह मार्ग संपूर्ण मानव शाश्वत मंदिर के लिए सबसे बड़ा अवसर है। केवल इस एक साधना तकनीक से शक्तिशाली समर्थन के बिना विधि जगत के विशेषज्ञ भी अपने जीवन भर की संपत्ति खर्च कर देंगे और फिर भी इसे प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। मन ही मन सोचते हुए देवांश का ध्यान एक अन्य साधना तकनीक की ओर आकर्षित हुआ। यह थंडर लॉ से संबंधित एक साधना तकनीक थी और इसका स्तर टावर ऑफ स्पेस से कम नहीं था। जांच करने के बाद पाया गया कि सभी प्रकाशीय गोलों में एक साधना तकनीक मौजूद थी जिससे वह अपनी पसंद की किसी भी तकनीक को चुनकर उसका अभ्यास कर सकता था। इन सभी संवर्धन तकनीकों को विश्व स्तर तक विकसित किया जा सकता है। यहां तक कि ईश्वर स्तरीय शक्तियों में भी शायद इस स्तर की साधना तकनीकें बहुत कम थीं। सरसरी नजर डालने के बाद देवांश ने आगे पढ़ना बंद कर दिया। मैं पहले से ही 6 होमिनिड स्पीयर, फैंटम बॉडी आर्ट आदि का अभ्यास कर रहा हूं, इसलिए मुझे अब इनका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। 6 होमिनिड स्पीयर और फैंटम बॉडी आर्ट निस्संदेह शीर्ष स्तरीय साधना तकनीकें थीं जो टावर ऑफ स्पेस और अन्य तकनीकों की तुलना में उच्च स्तर की और साधना में अधिक कठिन थीं। लेकिन एक बार सफलतापूर्वक विकसित हो जाने पर शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि होती है। देवांश पहले ही इन दोनों पर ध्यान केंद्रित कर चुका था, इसलिए उसे अन्य साधना तकनीकों की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए देवांश ने अपने सामने मौजूद विधि चिन्हों को देखा। अंतरिक्ष कानून से संबंधित 10 और गड़गड़ाहट कानून से संबंधित 10 सहित कुल 20 कानून संबंधी छापे उनके समक्ष पूरी तरह से प्रस्तुत की गईं। देवांश ने तलवार की रोशनी पर नजर डाली। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे तुरंत ही अंतरिक्ष नियम में एक अत्यंत शक्तिशाली उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह शून्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ को एक लंबी तलवार पकड़े हुए खड़ा देख रहा हो। वूश! लंबी तलवार भूमि और शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी। दूर बहते तारे अचानक ठोस प्रतीत हुए और फिर उनके चारों ओर एक काला छेद प्रकट हुआ। अनेक तारे पल भर में स्वयं नष्ट हो गए और लगातार गायब होते चले गए, अंततः शून्य में विलीन हो गए। अंतरिक्ष नियम, गहन सत्य। अंतरिक्ष का जमना, अंतरिक्ष का पतन। कोंग लाइफ फ्लड ड्रैगन क्लोन अंतरिक्ष को जमा देने में स्वाभाविक रूप से कुशल था, इसलिए देवांश को इससे एक अत्यंत तीव्र अनुभूति हुई। इस नियम की छाप पर होने वाले उतार चढ़ाव लोम्बट के अवशेष अंतरिक्ष महल में महसूस किए गए उतार चढ़ाव से भी अधिक तीव्र हैं। एक संक्षिप्त अनुभूति के बाद देवांश उत्साहित हो गया। कई शक्तिशाली विशेषज्ञों के प्रवचनों में स्वर्ग और पृथ्वी के अनेक गहन सत्य समाहित थे, जिन्हें विशेष विधियों द्वारा संरक्षित किया गया था। इनका अवलोकन करने से व्यक्ति को इनमें निहित नियमों का अनुभव होता था, जो नियमों को समझने में अत्यंत लाभकारी था। इससे पहले देवांश ने लोम्बट के अवशेष क्षेत्र में इसे महसूस किया था, लेकिन केवल आधे घंटे के लिए। उस समय थंडर लॉ प्रोफाउंड ट्रुथ के बारे में उनकी समझ में थोड़ा सुधार हुआ। जब उसने उस अवशेष स्थल को छोड़ा, तब भी उसे थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी और वह चाहता था कि उसे इसे समझने के लिए और अधिक समय मिल सके। और अब उसके सामने कुछ और भी बेहतर प्रभाव वाली चीज प्रकट हुई और उसे इसे समझने के लिए पूरे 5 साल का समय मिला। समझना शुरू करो। एक गहरी सांस लेते हुए देवांश ने अपनी भावनाओं को शांत किया और समझने पर ध्यान केंद्रित किया। गर्जन। पृथ्वी पर एक गुप्त स्थान पर कोंगली फ्लड ड्रैगन क्लोन की आंखों में भी उत्साह झलक रहा था। वह स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष नियमों को जल्दी समझ सकता था और अब इन नियमों के चिन्हों के उतार चढ़ाव के साथ अंतरिक्ष नियमों को समझने की उसकी क्षमता और भी तेज हो गई। अंतरिक्ष नियम के गहन सत्य में महारत हासिल करना स्वाभाविक रूप से उनके सामने उत्तर कुंजी होने जैसा था, जिससे उन्हें धीरे धीरे उत्तर का अर्थ समझ में आने लगा। और अब इन शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए गहन धार्मिक सत्यों का अवलोकन करना ऐसा था मानो कोई शिक्षक उसके बगल में बैठकर इन उत्तरों को समझा रहा हो, जिससे स्वाभाविक रूप से उसकी समझने की गति में काफी वृद्धि हुई। देवांश उत्साहित था और लगातार समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तो समय की कोई पाबंदी ही नहीं थी। ये बात 6 घंटे बाद पलक झपकते ही समझ में आ गई। पहले देवांश को लगता था कि उसकी अंतर्दृष्टि बढ़ रही है, लेकिन अब उसकी अंतर्दृष्टि स्पष्ट रूप से बहुत कम हो गई है। सोल इंक ने कहा कि जब पहली बार इन नियमों के चिन्हों को देखा जाता है तो अंतर्दृष्टि बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। जब प्रभाव घटकर केवल 20% रह जाता है तो इसे और देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। देवांश को सोल इंक के कुछ पिछले सुझाव याद आए।
उसने अपने सामने मौजूद 20 छापों को देखा जिनमें अंतरिक्ष नियम और गड़गड़ाहट नियम अंकित थे। 6 घंटे में ही वह उन सभी को देख चुका था और उनका प्रभाव बहुत कमजोर हो चुका था। दूसरा कदम, बिना किसी झिझक के देवांश सीधे आगे बढ़ गया। कुल मिलाकर 3000 सीढ़ियां थीं और वह पहली सीढ़ी पर ज्यादा समय नहीं बिता सकता था। उसके सामने का स्थान बदल गया। हालांकि यह केवल एक कदम का बदलाव था, देवांश को ऐसा लगा जैसे वह सीधे किसी दूसरे स्थान पर प्रकट हो गया हो। इस स्थान पर अब केवल 20 लौह की छापें ही शेष थीं। कानून से संबंधित ये 20 प्रतियां भी पिछली प्रतियों से पूरी तरह भिन्न थीं। देवांश की चेतना ने उन्हें स्पर्श किया और उसे कई नई अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई। नए कानून की छाप है और इसके प्रभाव थोड़े अधिक मजबूत हैं। देवांश को इसका एहसास हुआ और फिर उसने अपनी रैंकिंग दोबारा जांची। देवांश गोल्डन मून एम्पायर गैलेक्सी, स्वर्ग की सीढ़ी, स्तर 2, रैंकिंग 1 पद 39 नील 99 खरब 88 अरब 87 करोड़ 68,88,898। इस समय देवांश की रैंकिंग काफी गिर चुकी थी। पहले चरण में रैंकिंग ईश्वरत्व के मार्ग के चरणों पर आधारित थी। चरण जितना ऊंचा होगा रैंकिंग उतनी ही ऊंची होगी, ये स्वाभाविक था। फिलहाल देवांश के पास सीधे 1000वें कदम तक पहुंचने की क्षमता थी। वह 1000वां कदम मायरीड लॉन्गेविटी रियल्म के शुरुआती चरण के विशेषज्ञ की ताकत को दर्शाता था। अब देवांश शुरुआती चरण के मायरीड लॉन्गेविटी रियल्म विशेषज्ञों को पल भर में मार सकता है। इसलिए देवांश अब लगातार आगे बढ़ सकता था। कुछ ही मिनटों में 1000वें कदम तक पहुंचना उसके लिए सहज हो गया था। लेकिन मात्र रैंकिंग से काम नहीं चलता था। ईश्वरत्व के इस मार्ग पर अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। समझना जारी रखें। जब प्रभाव 20% तक कम हो जाए तो तुरंत अगले चरण पर आगे बढ़ें। देवांश ने कानून के नए छपे हुए अक्षरों को देखा। अन्य शक्तियों से आने वाले प्रतिभाशाली लोगों के लिए वे अक्सर इन नियम चिन्हों का अवलोकन कर सकते थे, इसलिए उन्हें पहले के चरणों पर मौजूद नियम चिन्हों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि देवांश को किसी भी बल से कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था और वह अपना लगभग सारा समय अकेले साधना करने में व्यतीत करता था। कानून से संबंधित ये छापें उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। विभिन्न विधि छापों ने अलग अलग अंतर्दृष्टि प्रदान की। विशेष रूप से मानव शाश्वत मंदिर जैसी विशाल शक्ति के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई विधि छापें निश्चित रूप से बहुत उपयोगी थीं। बिना ज्यादा सोचे समझे देवांश समझने की प्रक्रिया जारी रखने लगा। अध्याय 199 यान का बेटा। समय निरंतर बह रहा था। हालांकि 5 साल बीत चुके थे, लेकिन प्रतियोगिता की शुरुआत से ही विभिन्न ताकतें इस पर ध्यान दे रही थीं। धरती पर रहने वाले लोग रोजाना देवांश और सनी की रैंकिंग चेक करते थे। देवांश और सनी की रैंकिंग ऊंची नहीं है। अभी 5 साल हैं, कोई जल्दी नहीं है। 5 साल बाद देवांश और सनी की रैंकिंग निश्चित रूप से बढ़ेगी। हाँ, देवांश हमारी पृथ्वी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जब वे एलियंस पहली बार हमारी पृथ्वी पर उतरे तो उन्होंने देवांश को गैलेक्सी ह्यूमन रेस होली टेम्पल ब्रांच में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। धरती पर सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। समय बीतने के साथ साथ पृथ्वीवासियों का ब्रह्मांड से लगातार संपर्क होता रहा और वे इसके बारे में अधिकाधिक समझने लगे। जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ती गई, उन्हें एक शक्तिशाली ग्रह के लाभों का एहसास होता गया। कमजोर ग्रहों का ब्रह्मांड में कोई दखल नहीं था और वे हीन भावना महसूस करते थे। जब आभासी दुनिया में मिले कुछ लोगों ने पृथ्वीवासियों की पहचान के बारे में पूछा और उन्हें पता चला कि पृथ्वी सिर्फ एक शून्य ग्रह है, तो उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया। शून्य ग्रह, जिसका सबसे शक्तिशाली प्राणी विधि क्षेत्र में था, ऐसे जीवन ग्रह स्वामी को आकाशगंगा में अत्यंत कमजोर माना जाता था और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उनका तिरस्कार करते थे और उन्हें नीचा देखते थे। महज 1 साल में पृथ्वी का अन्य सभ्यताओं के साथ संबंध अच्छा नहीं रहा। इसलिए वे बेसब्री से उम्मीद कर रहे थे कि देवांश और सनी मजबूत हो सकें। पृथ्वीवासियों के अलावा आकाशगंगा के लोग इस बात पर भी ध्यान दे रहे थे कि क्या आकाशगंगा में किसी ने दिव्य मार्ग का 1000वां चरण पार कर लिया है। अन्य तारामंडलों के लोग भी अपने तारामंडलों के लोगों पर ध्यान दे रहे थे। ब्रह्मांड में सम्मान की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जिस प्रकार शीर्ष स्तर के शक्तिशाली ग्रहों के लोगों के बाहर जाने पर उनका अत्यधिक आदर किया जाता था, उसी प्रकार यदि आकाशगंगा में कोई अद्वितीय प्रतिभा प्रकट होती तो अन्य तारामंडलों के लोग जब उससे संपर्क करते तो आकाशगंगा के लोग स्वाभाविक रूप से उससे ईर्ष्या करते। सम्मान की भावना क्षेत्र, ग्रह और तारामंडल के आधार पर विभाजित थी। यह एक विशाल और भव्य महल था।
महल के अंदर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सबसे ऊपर भव्य और शक्तिशाली मुद्रा में बैठा था। ये स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य का सम्राट था। नीचे बहुत सारे लोग थे, सभी अपने सामने लगी स्क्रीन को देख रहे थे। स्क्रीन पर ईश्वरत्व के मार्ग के 1000वें चरण से ऊपर की स्थिति प्रदर्शित हो रही थी। इस समय तक 10 लोग पहले ही गुजर चुके थे। इन 10 लोगों में लुन्स का नाम भी शामिल था। इस समय तक लुन्स 1050 कदम पार कर चुका था, जिससे वह गोल्डन मून साम्राज्य में पहले स्थान पर और होली स्टार क्षेत्र में 30,000वें स्थान पर पहुंच गया था। हाँ महाराज, राजकुमार लुन्स अब होली स्टार क्षेत्र में 30,000वें स्थान पर हैं। हमारे होली स्टार क्षेत्र में 1 लाख से अधिक दिव्य साम्राज्य की सेनाएं हैं और इस बार हमारा गोल्डन मून साम्राज्य सबसे आगे है, एक व्यक्ति ने हंसते हुए बधाई दी। उनके अलावा अन्य लोग भी लगातार बधाई देते रहे। हाँ, स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य के सम्राट के चेहरे पर भी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, लुन्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य के अन्य लोगों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। बोलने के बाद स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य के सम्राट ने एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, बाटन, आपको क्या लगता है कि हमारे स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य से कितने लोग इस बार 1000 दिव्य मार्ग चरणों को पार करने में सक्षम होंगे? उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि मानव शाश्वत मंदिर में कितने लोग समाहित हो सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल असंभव था। उनके जैसे दिव्य साम्राज्यों के लिए पहले चरण को उत्तीर्ण करने वाले लोगों की संख्या तुलना के लिए पर्याप्त थी। बूढ़े बाटन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, 1 साल पहले होली साम्राज्य के प्रतिभा चयन के अनुसार हमारे गोल्डन मून साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले 1000 से अधिक तारामंडलों में से लगभग 57 लोगों में 1000 दिव्य मार्ग चरणों को पार करने की क्षमता है। हालांकि दिव्य मार्ग पर 5 साल बिताने के बाद मेरा मानना है कि यह संख्या अभी भी थोड़ी बढ़ सकती है। 57 लोग। गोल्डन मून साम्राज्य के सम्राट की आंखों में असंतोष की झलक दिखाई दी। ये संख्या स्पष्ट रूप से थोड़ी कम थी। होली स्टार क्षेत्र के कई दिव्य साम्राज्यों में लगभग सबसे नीचे थी। अन्य औसत स्तर के दिव्य साम्राज्यों में भी 100 ऐसे लोग थे जो दिव्य मार्ग के 1000 चरणों को पार कर सकते थे। महल के अंदर लुम्बा भी मौजूद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, 1000 दिव्य मार्ग की सीढ़ियों को पार करने वाले लोगों की संख्या मायने नहीं रखती। अगर हमें प्रतिस्पर्धा करनी है तो आइए हम सबसे प्रतिभाशाली लोगों से प्रतिस्पर्धा करें। लुन्स पहले से ही शीर्ष 30,000 में शामिल है। हमारा स्वर्णिम चंद्रमा साम्राज्य इस बार कई दिव्य साम्राज्यों में औसत से ऊपर है। लुन्स की रैंकिंग निश्चित रूप से आगे और भी ऊंची होगी। ये सुनकर गोल्डन मून साम्राज्य के सम्राट हंसे बिना नहीं रह सके और बोले, हाँ, लुन्स का प्रदर्शन वाकई बहुत अच्छा है। जब वह वापस लौटेगा तो उसे भरपूर इनाम मिलेगा। स्वाभाविक रूप से हर कोई इन शीर्ष स्तरीय रैंकिंग के बारे में बहुत चिंतित था। मानव जाति का क्षेत्र कितना विशाल था। इस समय लगभग सभी लोग मानव शाश्वत मंदिर के इस चयन पर ध्यान दे रहे थे। प्रमुखता से दिखाई देने वाले नामों का अर्थ था कि उनके संबद्ध साम्राज्य, तारामंडल आदि भी इन बलों द्वारा देखे जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान का भाव रखता था। ... सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे और समय बीतते बीतते 10 महीने तेजी से गुजर गए। पृथ्वी पर किरण आरुषि के साथ थी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी माफी का भाव दिखाई दे रहा था। याओ, मानव शाश्वत मंदिर के लिए चयन प्रक्रिया अभी भी जारी है। देवांश देवत्व के मार्ग पर है और वह बच्चे के जन्म के समय यहाँ नहीं है। इस समय आरुषि की गोद में एक नन्हा शिशु था। आरुषि ने मुस्कुराते हुए, चेहरे पर कोमलता भरते हुए कहा, माँ, देवांश पृथ्वी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। सबसे ज्यादा थका हुआ वही है। उसे देवांश से कोई शिकायत नहीं थी। ली डोंग, चलो तुम्हारे पिताजी की रैंकिंग देखते हैं। आरुषि ने अपने सामने रखी रैंकिंग सूची को देखा और नन्हा शिशु भी उत्सुकता से सूची के बगल में खड़े युवक को देखते हुए ओह की आवाज निकालने लगा। देवांश, गोल्डन मून एम्पायर गैलेक्सी, सीढ़ी चढ़ने का स्तर 399, रैंकिंग 1,95,98,61,381। ... लगभग 10 महीने बीत चुके हैं। मेरे बच्चे का जन्म अब तक हो जाना चाहिए था। ईश्वरत्व के मार्ग के 399वें चरण पर देवांश चुपचाप अपने बच्चे को देखने की इच्छा से सोच रहा था। लेकिन अब उनका चयन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की श्रेणी में हो चुका था और वे 4 साल से अधिक समय तक क्लब नहीं छोड़ पाएंगे। जब तक वह बाहर आता, उसका बच्चा 4 साल से अधिक उम्र का हो चुका होता। एक गहरी सांस लेते हुए देवांश ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और समझने की कोशिश जारी रखी। अपने बच्चे के लिए भी उसे उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना पड़ा।
10 विधि छापों का प्रभाव आधे से अधिक कम हो गया है। लगे रहो। देवांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे 400वीं सीढ़ी पर कदम रख दिया। उस समय गोल्डन मून साम्राज्य में उनका दर्जा शीर्ष स्तर का भी नहीं था और किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि देवांश को कोई जल्दी नहीं थी। इससे पहले उसका इन विधि छापों से बहुत कम संपर्क रहा था। अब विभिन्न प्रकार की छापों का अवलोकन करके उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। इसलिए वह आगे के चरणों में प्रवेश करने में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। इसके अलावा अधिकांश प्रतिभाशाली लोग केवल एक प्रकार के नियम को समझते थे और केवल एक प्रकार के नियम के प्रभाव का अवलोकन करते थे, जबकि उन्होंने 2 प्रकार के नियम के प्रभाव का अवलोकन किया। इसी वजह से देवांश की प्रगति दूसरों की तुलना में धीमी रही। आखिरकार उसी सीढ़ी पर उसने जो विधि संबंधी छापें देखीं, वे दूसरों की तुलना में दोगुनी थीं। हालांकि वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं था और उसकी रैंकिंग भी कम थी, लेकिन केवल 10 महीनों में देवांश ने अनुमान लगाया कि उसकी ताकत कम से कम 3 गुना बढ़ गई थी। 10 महीने पहले ही देवांश के पास मायरीड लॉन्गेविटी रियल्म के मध्य स्तर की शक्ति थी। अब 3 गुना और वृद्धि के साथ उसकी शक्ति कितनी भयावह होगी। बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के देवांश समझना जारी रखता रहा। एक दिन बाद देवांश ने 401वीं सीढ़ी पर कदम रखा। एक दिन बाद देवांश ने 402वीं सीढ़ी पर कदम रखा। अध्याय 200 पहली बार अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। समय बीतता गया और विधि क्षेत्र का हर विशेषज्ञ जो दिव्य मार्ग पर चला, प्रगति करता गया। समय समय पर हजारों पड़ाव पार कर चुके प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट होते थे, जिन्हें अनेक शक्तियों के लोग देखते थे। बीते उदाहरणों के अनुसार जब तक कोई 1000 कदम पार कर लेता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, भविष्य में स्टार लॉर्ड बनना आसान होगा और यहां तक कि कई विश्व क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उभरेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो 5 साल बाद 1000 चरणों को पार करने वाले कई प्रतिभाशाली लोग भविष्य के स्टार लॉर्ड और वर्ल्ड लॉर्ड होंगे। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। 999वां कदम। 5 साल की अवधि में से 3 साल बीत चुके थे और देवांश आखिरकार 999वें पायदान पर पहुंच गया था। इसमें अभी भी 20 लॉ इम्प्रिंट मौजूद थे, जिनमें से 10 स्पेस लॉ से संबंधित थे और 10 थंडर लॉ से संबंधित थे। देवांश को उन सभी बातों को समझने में 1 दिन से अधिक समय लगा और वह सीधे आगे बढ़ा। 1000वां कदम। इस सीढ़ी पर कदम रखते ही देवांश का नाम तुरंत कई ताकतों के सामने आ गया। ... गोल्डन मून साम्राज्य में रैंकिन देख रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था और उसने कहा, महाराज, हमारे गोल्डन मून साम्राज्य में एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने देवत्व के मार्ग के 1000 चरण पार कर लिए हैं। वह उत्साहित था और दूसरे लोग भी उत्साहित हो गए। देवांश, ये नाम अपरिचित है। उन्होंने हाल के वर्षों में ईश्वरत्व के मार्ग पर तेजी से प्रगति की होगी। कुछ साल पहले हॉली एम्पायर में हुए प्रतिभा चयन के कारण हॉली स्टार क्षेत्र में मौजूद कई प्रतिभाशाली लोगों के बारे में सभी को एक सामान्य अनुमान था। इस बार ईश्वरत्व के मार्ग के पहले 1000 चरणों को पार करने वाले लोग मूल रूप से वे प्रतिभाशाली लोग थे जिन्होंने कुछ साल पहले हॉली एम्पायर के चयन में उच्च स्थान प्राप्त किया था। इन रैंकिंग के अनुसार गोल्डन मून साम्राज्य में 50 ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो निश्चित रूप से 1000 दिव्य मार्ग चरणों को पार कर सकते थे और 1 दर्जन अन्य अनिश्चित थे। यदि वे पर्याप्त सुधार कर लेते तो वे भी इसे पार कर सकते थे। वे इन सभी नामों को जानते थे। हालांकि देवांश नाम बहुत अपरिचित था, लेकिन अपरिचित होना अच्छा था। अप्रत्याशित चीजें आश्चर्य लेकर आती थीं। जब ये लोग उत्साह से बातें कर रहे थे, तभी स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य के प्रथम राजकुमार लुम्बा ने देवांश का नाम देखा। उनकी आंखें चमक उठीं और उनकी आंखों में एक रहस्यमय अर्थ प्रकट हुआ। वह देवांश नाम से बहुत अच्छी तरह परिचित था। लुम्बा मुस्कुराया और बोला, महाराज, देवांश पहले अज्ञात था, लेकिन अब वह अचानक उभर कर हजारों कदम आगे बढ़ गया है। उसकी प्रतिभा वाकई बहुत प्रबल है। हाँ, देवांश बहुत अच्छा है। इस समय स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य के सम्राट के चेहरे पर भी मुस्कान छाई हुई थी। वह कामना करता था कि गोल्डन मून साम्राज्य में और अधिक अपरिचित प्रतिभाएं प्रकट हों, जिससे उसे और अधिक सम्मान मिले। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद ये देवांश आकाशगंगा से है। ताई, तुम स्वयं आकाशगंगा जाओ और देवांश को पुरस्कृत करो। ... जहां एक और गोल्डन मून साम्राज्य उत्साहित था, वहीं दूसरी ओर आकाशगंगा में भीषण अशांति फैली हुई थी। गोल्डन मून साम्राज्य के अनुमान के अनुसार लगभग 50 लोगों ने दिव्य मार्ग के पहले 1000 चरणों को पार किया, जिसका अर्थ है कि औसतन हर 20 तारा प्रणालियों में केवल एक व्यक्ति ही दिखाई दे सकता है।
इन तारामंडलों में आकाशगंगा सबसे निचले पायदान पर थी, इसलिए 3 वर्षों में कोई भी 1000 कदम पार नहीं कर पाया था। उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। हाँ, मैंने कहा था कि हमारी आकाशगंगा निश्चित रूप से स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य में सबसे निचले पायदान पर मौजूद तारामंडल नहीं है। अब स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य में केवल 30 लोगों ने ही देवत्व के मार्ग के 1000 चरण पार किए हैं और देवांश का स्थान 31वां है। देवांश, मुझे वह नाम याद है। 1 साल पहले होली एम्पायर के प्रतिभा चयन के पहले चरण में वह हमारे तारामंडल में पहले स्थान पर था। मुझे भी याद है, लेकिन कुछ साल पहले देवांश को होली एम्पायर के चयन से क्यों बाहर कर दिया गया था? 100 मिलियन के बाद रैंकिंग में देवांश का दुर्भाग्य रहा होगा और कुछ साल पहले चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण में उसका सामना किसी प्रतिभाशाली प्रतियोगी से हो गया होगा, इसीलिए वह बाहर हो गया। उसकी असली प्रतिभा तो वाकई बहुत प्रबल होगी। जब देवांश का नाम सामने आया तो आकाशगंगा के अनगिनत स्थानों में तुरंत विस्फोट हो उठा। गोल्डन मून साम्राज्य और आकाशगंगा हमेशा से उपेक्षित तारा प्रणालियां रही हैं, जो शक्ति में अत्यंत कमजोर हैं और जिनमें कुल मिलाकर 10 से भी कम विश्व क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। अन्य तारा प्रणालियों में कम से कम दर्जनों और यहां तक कि सैकड़ों विश्व क्षेत्र विशेषज्ञ थे। इससे आकाशगंगा के लोगों को बहुत ठेस पहुंची और वे अन्य तारामंडलों के लोगों के साथ बातचीत करते समय अपने तारामंडल का नाम लेने की हिम्मत नहीं करते थे। और अब आकाशगंगा का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति गोल्डन मून साम्राज्य के 1000 से अधिक तारामंडलों में 31वें स्थान पर है। इस समय अनगिनत शक्तियां इस रैंकिंग को देख रही थीं और अचानक इन शक्तियों के सामने उनकी आकाशगंगा का नाम भी प्रकट हो गया, जिसके बारे में सोचना ही रोमांचक था। ... जैसे ही आकाशगंगा उबलने लगी, पूरी पृथ्वी अचानक फट पड़ी। देवांश और सनी, ये 2 नाम पृथ्वी पर प्रतिदिन प्रसारित होते थे। सभी पृथ्वीवासी मानव शाश्वत मंदिर चयन में उनकी रैंकिंग पर नजर रख रहे थे। हाँ, देवांश ने तो ईश्वरत्व के मार्ग के 1000 चरण पार कर लिए हैं। देवांश आकाशगंगा में प्रथम स्थान पर और स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य के 1000 से अधिक तारा प्रणालियों में 31वें स्थान पर है। मैंने जानकारी का बारीकी से अध्ययन किया और जो लोग ईश्वरत्व के मार्ग के 1000 चरण पार कर लेते हैं, वे भविष्य में कम से कम स्टार लॉर्ड बन जाएंगे। मुझे पता था कि जैसे जैसे देवांश आगे बढ़ेगा, उसकी रैंकिंग और भी ऊपर जाती जाएगी। देवांश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पूरी पृथ्वी जय जयकार कर रही थी और देवांश के घर में दिग्विजय, किरण और अन्य लोग भी बेहद उत्साहित थे। आरुषि ने एक छोटे लड़के का हाथ पकड़ा हुआ था। उस छोटे लड़के ने टीवी पर देवांश की ओर हैरानी से इशारा करते हुए कहा, मम्मी, ये पापा हैं। आरुषि ने अपने बेटे को चूमा और कहा, ली डोन, तुम्हारे पापा कमाल के हैं। छोटे लड़के ने सिर हिलाकर कहा, हाँ पापा सबसे अच्छे हैं। उनकी आंखों में प्रशंसा का स्पष्ट संकेत था। वह अपने पापा को हर रोज टीवी पर देखता था और मम्मी कहती थी कि पापा हीरो हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। ... न केवल आकाशगंगा बल्कि स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य की अन्य तारा प्रणालियां और यहां तक कि स्वर्ण चंद्रमा साम्राज्य के बाहर की कई शक्तियां भी अचानक देवांश का नाम देखने लगीं। ये देवांश कौन है? क्या यह आकाशगंगा से है? आकाशगंगा कहाँ है? जांच करो, ये देवांश किस बल से संबंधित है। 3 साल में ईश्वरत्व के मार्ग के 1000वें चरण तक पहुंचने के लिए देवांश की क्षमता और भी अधिक होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले देवांश का नाम कोई नहीं जानता था। इस बात की प्रबल संभावना है कि देवांश के साधना का वातावरण पहले बहुत खराब था। हालांकि उसकी प्रतिभा अत्यंत प्रबल थी, लेकिन उसे अच्छे साधना संसाधनों आदि की कमी थी, जिसके कारण उसकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। हालांकि ईश्वरत्व के मार्ग पर अपनाई जाने वाली अनेक साधना तकनीकों के तहत उनकी प्रतिभा का शीघ्र ही पता चल गया, जिससे उन्हें तेजी से प्रगति करने में मदद मिली। ईश्वरत्व के मार्ग में किसी भी अद्वितीय प्रतिभा को नहीं छोड़ा जाता। भले ही किसी की शारीरिक क्षमता कितनी भी कमजोर क्यों न हो, प्रतिभा होने पर 5 साल में ही तेजी से प्रगति की जा सकती है। अचानक उभरने वाला ऐसा अज्ञात प्रतिभावान व्यक्ति सबसे भयावह होता है, प्रसिद्ध प्रतिभावानों से भी कहीं अधिक भयावह। देवांश को यह नहीं पता था कि उसके 1000वें पायदान पर कदम रखने से इतनी हलचल मच जाएगी। पायदान पर पहुंचकर उसने अपनी रैंकिंग जांची। देवांश गोल्डन मून एम्पायर गैलेक्सी, स्वर्गीय आरोहण स्तर 1000, रैंकिंग 46,12,341, 5 मिलियन के भीतर प्रवेश कर लिया, देवांश ने धीरे से कहा। इस समय उनकी रैंकिंग 4,600,000 थी, जिसका अर्थ है कि 4 मिलियन से अधिक लोग पहले ही ईश्वरत्व के मार्ग के 1000 कदम पार कर चुके थे। ये बिल्कुल सामान्य था,
होली स्टार क्षेत्र में अरबों तारा प्रणालियों और अनगिनत प्रतिभाओं के साथ असंख्य दीर्घायुता स्तर की प्रारंभिक शक्ति वाले लोगों की संख्या कम नहीं होगी। देवांश ने अपनी रैंकिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी 2 साल बाकी हैं। यही मेरा सबसे बड़ा अवसर होगा। देवांश की आंखों में एक भयानक चमक दिखाई दी। राठौर परिवार के आरुष के लिए पृथ्वी के केंद्र का विनाश, अगर वह नहीं मरा तो भले ही वह होली साम्राज्य में शामिल हो गया हो, फिर भी वह आरुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन अगर वह मानव शाश्वत मंदिर में शामिल हो सके, मानव शाश्वत मंदिर, यही देवांश का लक्ष्य था। जारी रखना। उसकी निगाहें तुरंत शांत हो गईं। 1000 पहले कदम के बाद देवांश अगले कदम की ओर बढ़ गया। अगले 2 वर्षों में देवांश की प्रगति की गति अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक बनी रही। 1005वां कदम, 1050वां कदम, 1100वां कदम, 1200वां कदम। यहां पहुंचते ही देवांश की रैंकिंग लुंस से आगे निकल चुकी थी, जिससे वह गोल्डन मून साम्राज्य में पहले स्थान पर आ गया था। हालांकि देवांश रुका नहीं था। 1300वां कदम, 1400वां कदम। देवांश लगातार स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा और जैसे जैसे वह अधिक से अधिक सीढ़ियां चढ़ता गया, उसकी रैंकिंग भी बढ़ती गई, जिससे अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित हुआ और उसकी उपलब्धियों ने भी जबरदस्त हलचल मचा दी।